ये लोग बुरे हैं, ये आपकी बेइज्जती भी करते हैं, आपके बारे में बुरा भला भी बोलते हैं, आपको धमकियां भी देते हैं, आपको डराते भी हैं। इस नाना पाटेकर को मैं कभी माफ नहीं करूंगी, ना मैं माफ करूंगी, ना खुदा माफ करेंगे, ना भगवान माफ करेंगे। यहाँ पे एक साइड से लोग फिल्में ऑफर कर रहे थे, मैं फिल्में साइन कर रही थी, प्रोजेक्ट्स हाँ बोल रही थी, पीछे से कोई जाके मेरे सारे काम बिगाड़ रहा था। घर के अंदर मेरे एक मेड को प्लांट किया गया, किसी को सुपारी दी गई थी कि मुझे हटा दे रास्ते से, मुझे संभालने वाला कोई नहीं, मुझे भगवान की शरण में जाना पड़ा वरना मैं मर जाती। इतना बुरा कुछ हो जाएगा, गाड़ी वाड़ी तोड़ देंगे, अटैक कर देंगे। आपने बोला मिलिट्री के लिए आप कुछ करोगे, वहां पे तो कुछ भी नहीं है, तो पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये सवाल पूछने के बाद मेरे ऊपर गुंडे छोड़ दिए और मैं सिर्फ मिस यूनिवर्स से आई थी, तो आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज कि अब आगे का क्या। गाने पहले तैयार हो गए थे, मुझे कन्विंस करने के लिए वो गाने सुनाए गए थे। वहां पे मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि हाय हाय ये क्या हो गया। आपका किसिंग सीन चल रहा है, वो लाइट फिक्स कर रहे हैं, अरे मुंह इधर करो। कंट्रोवर्सी और बॉलीवुड का चोली दामन का साथ है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूँ खुशबू हजारे। ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ है, ये वो एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से अपनी पहचान बना ली थी और स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग बना ली थी। इंडस्ट्री में सालों लग जाते हैं किसी भी स्टार को आकर फैन फॉलोइंग बनाने में, ये काम इन्होंने पहली ही फिल्म में कर लिया था। एक आउटसाइडर थी, इंडस्ट्री को इतना जानती नहीं थी, फिल्में की, इंडस्ट्री को जाना, इंडस्ट्री के माहौल से ओके होने लगी, तभी इनकी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। आज तो ये बहुत अलग जिंदगी जी रही हैं, लेकिन जिस वक्त ये इंडस्ट्री में आई थी तो इनके लिए कहा गया था कि हमारी इंडस्ट्री की सबसे हॉट एक्ट्रेस ये हैं, और इंडस्ट्री का मैं कह सकती हूँ कि सबसे हॉट सॉन्ग इन पर पिक्चराइज है। उस सॉन्ग को आज भी इतना पसंद किया जाता है कि 474 मिलियन व्यूज है यूट्यूब पर इस गाने पर। आशिक बनाया आपने। जी हाँ, इसी फिल्म की एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता आज हमारे साथ है और ऑटोबायोग्राफी में तनुश्री की फिल्मी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। तनुश्री, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। थैंक यू खुशबू, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तनुश्री, आपके फिल्मी करियर के बारे में मैं बात करूं उससे पहले मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहती हूं। आप कहां से हैं, फैमिली में कौन कौन था, बचपन कैसा बीता आपका? बचपन मेरा बहुत ही नॉर्मल था। मैं छोटे शहर से हूँ, जमशेदपुर से। मैं जमशेदपुर में मेरा जन्म हुआ और वहाँ पर ही मैंने स्कूलिंग करी। 10th स्टैंडर्ड तक मैं जमशेदपुर में थी, 10th बोर्ड्स तक। 11th 12th जो जूनियर कॉलेज है मैंने पूना में किया था। और मैं एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सारी सुख सुविधाएं दी। दे गेव मी वेरी गुड एजुकेशन। वी कम फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड। क्या करते हैं आपके फादर मदर? मेरे फादर लाइफ इंश्योरेंस में थे। ही वाज अ लाइफ इंश्योरेंस ऑफिसर। ही वाज वन ऑफ द टॉप 10 ऑफिसर्स इन द होल डिस्ट्रिक्ट एंड ही वाज डूइंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ। एंड माय मदर इज अ हाउसवाइफ। उसके बाद वो बॉम्बे भी शिफ्ट हो गए थे मेरे साथ। जब मैं बॉम्बे आई, पूना से मैंने मॉडलिंग की शुरुआत की। 10th के बाद जब मैं पूना गई जूनियर कॉलेज में, तब मैंने मॉडलिंग करनी शुरू की। आई वाज स्कूल टॉपर स्टूडेंट। एजुकेशन में अच्छी थी, तो आपने ये नहीं सोचा कि एजुकेशन के फील्ड में कुछ बनाया जाए करियर? पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी, वो चाहते थे, मेरे डैड चाहते थे कि मैं IAS ऑफिसर बनूं। मेरे डैड मुझे हमेशा से बहुत मतलब सपोर्ट करते रहे हैं और उनकी नज़रों में मैं बहुत, ही थिंक्स वेरी हाई ऑफ मी। ही वांटेड मी टू इधर गेट इनटू स्पोर्ट्स, लेकिन स्पोर्ट्स में मेरा कुछ इंटरेस्ट था नहीं। एंड ही वांटेड मी टू गो फॉर IAS IFS। बट मेरा हमेशा से कीड़ा था थोड़ा सा मॉडलिंग और फैशन ग्लैमर। अच्छा। और मम्मी को ये पता था, शायद शक था, क्योंकि वैसे तो मैं स्कूल में अच्छा मेरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन मुझे ग्लैमरस फैशनेबल कपड़े पहनने बहुत पसंद थे। तो उससे मेरी मम्मी के साथ झड़प हो जाती थी शॉप्स पर ही। मैं बोलती थी शॉर्ट स्कर्ट खरीदना है, मम्मी बोलती थी लॉन्ग स्कर्ट खरीदना है। तो उसमें पापा पिस जाते थे। और सो ये सारी हमारी होती थी। तो बाद में जब मैंने पूना आने के बाद मैंने मम्मी डैडी को बोला कि मुझे मॉडलिंग के ऑफर्स आए हैं। मैंने स्कूल में 10th बोर्ड में टॉप किया मैंने, एंड आई वाज 10th इन द डिस्ट्रिक्ट। क्या बात! नंबर 10 इन द होल डिस्ट्रिक्ट। मैंने सबको पीछे छोड़ दिया था। तो उसके बाद मम्मी डैडी को लगा कि ये मतलब एजुकेशन में कुछ करेगी, लेकिन मेरे प्लान्स थे कि मैं पूना जाऊंगी और पुनः जाते साथ फुल फैशन में घुस जाऊंगी, जो मैंने मम्मी डैडी को नहीं बताया। मैंने उनको बोला कि पूना बहुत ही एजुकेशन और कल्चर वाली जगह है। वो चाहते थे कि मैं दिल्ली जाऊं, क्योंकि उनका जो माइंड में था IAS IFS, वो सारे दिल्ली जाते हैं स्टूडेंट्स। तो 10th के बाद
मुझे पता था दिल्ली जाके पता नहीं क्या होगा, तो मैंने उनको बोला कि मुझे पूना भेज दो, पूना से +1 +2 करूँगी तो कॉलेज में वहाँ एडमिशन फटाफट हो जाएगी। जैसे ही पूना आई, मॉम डैड ने मुझे हॉस्टल में डाला, अच्छे कॉलेज में सब डाल के चले गए। फिर मैं कॉलेज की कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, कॉलेज के फैशन शोज़ वगैरह, तो उसी के थ्रू मेरी मॉडलिंग में एंट्री हुई। मैंने मिस BMCC कॉलेज जीता था पैजेंट। अच्छा। BMCC पूना का वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है। उनका कट ऑफ परसेंटेज ही 88 या 85% है। अच्छा। तो 85% के नीचे वाले स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं है उस कॉलेज में। लेकिन फिर भी उनका एक ग्रुप है जो कल्चरल एक्टिविटीज़ में था, सीनियर का ग्रुप, तो उन्होंने मुझे अपने साथ ले लिया। उनके साथ मैंने फैशन शोज़ किए, उनके साथ मैंने मॉडलिंग शुरू की और लोकल ब्यूटी पैजेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। समर क्वींस कॉन्टेस्ट होते हैं पुणे में, तो उसमें मैं किसी में फर्स्ट आई, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड, तो उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। एंड देन आई हैड एम फॉर मिस इंडिया, वो मेरा बहुत पहले से था। मिस इंडिया से पहले आपने कुछ गाने भी किए थे और मॉडलिंग भी की। आपका पहला मॉडलिंग असाइनमेंट कौन सा था और कितने पैसे मिले थे उसके लिए? मेरा पहला मॉडलिंग प्रोजेक्ट था फैशन शो। हाँ, उसके लिए मुझे 1500 मिले थे। एंड देन ये एक बड़ा कैंपेन था कपड़े गारमेंट्स का, उसके लिए 700 रुपये मिले थे। टोटल मिला के जो 2000-2500 हुए, तो मैंने एक छोटा सा गणेश का आइडल मतलब लिया था। मैंने मम्मी को पैसे दिए थे कि आप रखो, और मम्मी ने उससे एक छोटा सा गणेश का आइडल लिया था जो हमारे मंदिर में आज भी है। तनुश्री, इसके बाद गानों के ऑफर्स कैसे? आपने दलेर मेहंदी का गाना किया है और एक पॉपुलर सॉन्ग सैया दिल में आना रे, वो भी किया था। कैसे ये ऑफर्स मिले आपको? वो बॉम्बे में आके मैंने किए। पूना में मैंने 1.5 या 2 साल मॉडलिंग करी। सारे ब्यूटी पैजेंट्स वहाँ पे मैंने जीते, लोकल फैशन शोज जो भी होते थे, पैंटलून्स और जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स पूना में लॉन्च हो रहे थे उन दिनों, जो इंडिया में फर्स्ट आ रहे थे ब्रांड्स, तो लोकल मॉडल्स को लेकर फिर मेरे मन में आया कि मैं मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करूं। लेकिन 2003 में जब मैंने अपनी एप्लीकेशन दी मिस इंडिया के लिए, तो मैं रिजेक्ट हो गई। उसके बाद ही मैंने डिसीजन लिया कि मैं बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊंगी, कि बॉम्बे में मैं मॉडलिंग करूंगी और थोड़ा सा आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ। तो आई मूव टू बॉम्बे इन अप्रैल 2003 और उसके बाद बॉम्बे में ऑडिशंस देने शुरू किए, जो प्रोडक्शन हाउसेस में मॉडलिंग के ऑडिशंस, एड फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस। तो उसके थ्रू मुझे सितंबर 2003 में मुझे ये म्यूजिक वीडियो मिला, सैया दिल में आना रे, जो बहुत बड़ा हिट हुआ। और उन 3 महीनों में मैंने ये सारे म्यूजिक वीडियोस किए थे। अच्छा। जो एक एक करके रिलीज होते गए और बड़े बड़े हिट्स होते गए। मुझे स्टेज शोज मिलने लगे, तो हमारा जो पूरा ग्रुप था, हमने स्टेज शोज किया, तो मुझे स्टेज पर डांस करने की, अपने आप को प्रेजेंट करने का कॉन्फिडेंस उसमें आने लगा। फिर जब मैंने 2004 में वापस एंट्री डाली मिस इंडिया के लिए, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। क्योंकि वो 1 साल जो था, उसमें मैंने काम कर लिया था बॉम्बे में। मैंने एक टॉक शो भी किया था, मॉडलिंग बहुत सारी करी थी, बहुत सारे एड्स कर लिए थे, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया था बॉम्बे के लोगों से कैसे बात करनी है, इंटरव्यूज में कैसे बैठना है, वो सारी चीज़ें। और आपने फिर मिस इंडिया में जब पार्टिसिपेट किया तो आपने क्राउन को भी क्लेम किया। यस। बताइए कैसी रही थी वो जर्नी और क्या क्वेश्चन था या किस चीज़ ने आपको जिताया, आपको लगता है? मुझे लगता है ये भगवान की कृपा ही थी कि मुझे वो 1 साल जो मिला बॉम्बे में मॉडलिंग करके और बहुत सारा प्रोजेक्ट्स करके, एक स्क्रीन कॉन्फिडेंस भी आ गया था। और मिस इंडिया में सिर्फ आपकी जजमेंट आपके वॉक पर या आपके लुक्स पे नहीं होती है, वो जितने भी आपके जो फैशन वीडियोस शूट होते हैं, पूरा 1 महीना आपको जज किया जाता है, नॉट जस्ट ऑन स्टेज। तो आई वॉज अ वेरी प्रिपेयर्ड कैंडिडेट बिकॉज आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड मॉडल। तो वो एक बात थी, और बाकी तो ट्रेनिंग दे देते हैं सारी चीज़ों की, और कॉन्फिडेंस आ गया था भगवान की कृपा से। समहाउ एवरीथिंग वर्कड आउट वेल, और मुझे पता था मैं टॉप 5 में तो आ जाऊंगी, बट दैट आई विल विन, दैट क्रेडिट आई विल गिव टू द ग्रेस ऑफ गॉड, कि वो होना था, यू नो, वो मेरे भाग्य में था, एंड कृपा हो गई मुझ पर। इस कंपटीशन के बाद आप आगे गई, आपने इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट किया था। उस कंपटीशन में भी आपने एक अच्छी पोजीशन ली थी, या टॉप 10 जी। मेरी दिल की इच्छा थी कि मैं क्राउन वापस लेके आऊँ मिस यूनिवर्स फॉर इंडिया, और वही मेरा लाइफ का एकमात्र गोल था। बट आई डिड माई बेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी मिस यूनिवर्स में, बट आई मेड इट टू टॉप 10। आई एम ग्लैड
आई एम ग्रेटफुल फॉर इट. इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बिकॉज एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उस तरह से जाना और 180 कंट्रीज के साथ compete करना एक नई ही दुनिया थी. वो इंटरनेशनल पैजेंट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. और मुझे सिर्फ 20 डेज का प्रिपरेशन का टाइम मिला था. ऑफ कोर्स द कंपनी हियर डिड देयर बेस्ट. आई डिड माय बेस्ट. आई केम बैक इन टॉप, without the count but in top 10. Bollywood offers came, so it was fine. उस कंपटीशन में हॉलीवुड एक्ट्रेस गल गदोत भी थी, जिसके साथ अभी आलिया भट्ट नजर आई थी स्टोन ऑफ हार्ट में. आपने उनको भी हराया था, मतलब आपकी पोजीशन उनसे भी आगे थी. बिल्कुल जरूर. हाँ, मुझे याद है वो. शी वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड कैंडिडेट फ्रॉम इजराइल और मिस इजराइल थी. शी वॉज अ वेरी स्वीट गर्ल एंड हमारा शायद एक ही टेबल पे, हम एक्चुअली सारे पार्टिसिपेंट्स कभी कभार एक ही टेबल पर ही बैठते थे. सो इट वॉज ऑल गुड. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनका हॉलीवुड करियर इतना आगे जा चुका है. आई फील वेरी प्राउड. हमारे बैच की जितनी भी मिस यूनिवर्सेस थी मेरे पैजेंट में, दे वर ऑल वेरी नाइस गर्ल्स. दे वर वेरी नाइस. तो उनकी सक्सेस होती है तो मुझे अच्छा लगता है. कौन सी जो फिल्म थी आपको फर्स्ट टाइम ऑफर हुई थी? फर्स्ट टाइम तो कुछ मूवीज ऑफर हुई थी जो मैंने मना कर दी थी. क्योंकि मैं मिस यूनिवर्स के बाद जब मैं बॉम्बे वापस आई तो मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने आए और उस एक हफ्ते में मुझे कॉल्स बहुत सारे आने लगे थे बॉलीवुड के मैनेजर्स के. तो वो सारे लोग टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस में कॉल कर रहे थे बिकॉज आई वाज मिस इंडिया. तो मेरा वही एक कांटेक्ट था. तो उनको फ़ोन करके मेरा नंबर ले रहे थे और मुझे पूछ रहे थे कि मुझे बॉलीवुड में एंटर करना है कि नहीं. और मैं सिर्फ मिस यूनिवर्स से आई थी तो आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज कि अब आगे का क्या. आई वाज वेरी हर्ट दैट आई डिड नॉट विन द क्राउन. बट मुझे लगा कि चलो भगवान कुछ करते हैं तो कुछ सोच के ही करते हैं कि ये नहीं हुआ तो कुछ और चीज़ होगी जो शायद मेरे लिए अच्छी होगी. तो मूवीज़ का मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था. लेकिन ये ज़रूर पता था कि अगर मैं टाइटल जीतती हूँ तो ये तो होने ही वाला है. तो वही हुआ. मूवी ऑफर्स आए. स्टार्टिंग के कुछ आध मूवी ऑफर्स आए थे जो मुझे समझ नहीं आए तो मैंने मना कर दिया. और फिर चॉकलेट मूवी जब मुझे ऑफर हुई तो मैंने सेटअप देखा और कोई मैनेजर थे उस वक्त, उन्होंने बोला कि हाँ ये ठीक लग रहा है. अच्छा. तो मैंने फिर उसको साइन किया. फिर चॉकलेट के बाद आशिक बनाया. इमीडिएटली मुझे ऑफर हुई. चॉकलेट फिल्म के दौरान कहते हैं कि जो फिल्म के डायरेक्टर थे विवेक रंजन अग्निहोत्री, उनकी वाइफ ने आपको ट्रेनिंग भी दी थी एक्टिंग की या किस तरह से कैमरा फेस करना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था. मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी. मेरी जो ट्रेनिंग मैंने करी थी अपने मॉडलिंग के दिनों में, एड्स वगैरह किए थे मैंने. मिस इंडिया के बाद में मैंने काफ़ी एड्स किए थे. तो एड्स वगैरह से ही मेरी कैमरा फेसिंग की ट्रेनिंग हो चुकी थी. बट पल्लवी जी वाज डेफिनेटली अ वेरी प्लेजेंट इन्फ्लुएंस ऑन द सेट. मैं पल्लवी जी की काफ़ी इज्जत करती हूँ आज भी. और वो तो थी ही सेट पे. उन्होंने मेरी आवाज़ डब भी की थी फिल्म में. हाँ, लेकिन ऐसी ट्रेनिंग खास कुछ मेरी नहीं हुई. आपकी डबिंग क्यों करवाई गई थी? क्या आप मतलब वॉइस तो यू हैव अ गुड वॉइस? आई हैव नो क्लू. वो आपको डायरेक्टर से ही पूछना पड़ेगा उन्होंने क्यों मेरी डबिंग करवा दी. मैं अवेलेबल थी, मेरी आवाज़ भी अच्छी है और मैं डबिंग कर सकती थी. बट मैं नहीं थी तो मैं बहुत सारी चीज़ों में उतना मैं वेहेमेंटली आई कैन नॉट पुट माई फुट डाउन. वो वही जानते हैं क्यों मेरी डबिंग करवाएगी. आशिक ने मेरी आवाज़ हुई है. चॉकलेट फिल्म में सुनील शेट्टी थे, इरफान खान थे, अरशद वारसी थे, मतलब ऑल बिग नेम्स. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इन सबके साथ काम करने का? इट वॉज गुड. इट वॉज अ मल्टी स्टारर. मुझे लगता है कि मेरी पहली फिल्म में अगर मल्टी स्टारर नहीं होती तो मैं काफ़ी प्रेशर में आ जाती. मेरा जितना भी रोल था, मेरा पूरी फिल्म में मेरा प्रेजेंस था. सो आई थिंक आई डिड वेल. इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. पहली बार बॉलीवुड में काम कर रही हूँ, बॉलीवुड के सेट में. और ऑनेस्टली मैं उतना इंटिमिडेट नहीं होती हूँ. ये बड़े बड़े स्टार्स ज़रूर थे, मतलब नाम वाले थे, काम किया हुआ था. बट मैं अपना काम करके चली जाती थी. आई यूज्ड टू सी देम, ऑब्जर्व देम. अनिल कपूर भी थे. कहते हैं अनिल कपूर की ऑन सेट एनर्जी मतलब वो कोई मैच नहीं कर सकता है. यस, एक्चुअली ही इज लाइक दैट. ये बात सच है. उनकी एनर्जी बहुत ही एक यंग इंसान के जैसी है. ही इज़ वेरी एनर्जेटिक. मैंने उनसे पूछा भी था कि आज से 20 साल बाद मैं भी आपकी जैसे एनर्जेटिक होना चाहती हूँ, तो आप क्या खाते हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने आपको मेंटेन करके रखता हूँ, आपको करना पड़ेगा डाइट और वर्कआउट वगैरह. बस वही सारी चीज़ें. थोड़ी बहुत ही मेरी बातें होती थी इन लोगों के साथ. बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस टू बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. मैं हमेशा से बहुत ऑब्जर्वेंट रही हूँ. मुझे सब मैं देख रही हूँ, मैं सब सुन रही हूँ, सब ऑब्जर्व कर रही हूँ, सब सीख रही हूँ. तो मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ. और तो मैंने काम करते करते बहुत कुछ सीखा है. आशिक बनाया आपने पहले रिलीज हुई थी चॉकलेट से.
ये फिल्म कैसे आपको मिली? चॉकलेट के जो ईपी थे ना, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आसिफ भाई, दोनों फिल्म के ईपी सेम थे। तो उन्होंने जब वो आशिक बनाया को प्रोजेक्ट पुट टुगेदर कर रहे थे, जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था, तब उन्होंने डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को बोला था कि ये नई मिस इंडिया है, और उसने चॉकलेट करके एक मूवी में काम किया है जिसमें मैं भी ईपी हूँ, और मैंने उसका काम देखा है। काम भी अच्छा है, चुपचाप रहती है, अपना काम करके चली जाती है, प्रोफेशनल है, डिसेंट है, ज़्यादा उसके मतलब नखरे नहीं है, कुछ मतलब नॉर्मल सी है, तो शी माइट बी गुड। और आशिक बनाया के टाइम पे मैंने सुना था कि उस फिल्म को 2-3 हीरोइनों ने मना कर दिया था, तो दे वांटेड अ फेस जो पॉपुलर भी है, जो थोड़ा आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी है, और जो फिल्म को मना नहीं करेगी, अच्छा, और जिसके पास डेट्स भी रहेंगे। तो उस वक्त मुझे अप्रोच किया गया, और मैं भी थोड़ा डाउटफुल थी, क्योंकि मैंने चॉकलेट फिल्म की थी, बहुत सारे नोन स्टार्स थे उसमें, बड़े सीनियर स्टार्स थे, इमरान भी था उसमें, तो इमरान के साथ मैंने काम तो किया था, मुझे पता था। आशिक बना मूवी छोटी मूवी थी बजट वाइज, और कहानी भी नॉर्मल सी थी, गाने मुझे पसंद आ गए थे। गाने आपको पहले सुनाए गए थे? हाँ, गाने पहले तैयार हो गए थे? गाने पहले तैयार हो गए थे, मुझे कन्विंस करने के लिए वो गाने सुनाए गए थे, क्योंकि आशिक बना फिल्म भी मैंने फर्स्ट टाइम रिफ्यूज कर दी। किस रीजन से आपको लगा कि नहीं करनी चाहिए? मुझे लगा मेरी एक पिक्चर तो मैंने डेब्यू फिल्म कर ही ली है, और वो एक मल्टी स्टारर है, बड़े बजट पे, लंदन के प्रोड्यूसर्स थे, तो बहुत बड़े बजट पे चॉकलेट बनी थी। तो मेरा एक वो कंसर्न था कि वो इतने बड़े बजट की फिल्म, इतने सारे स्टार्स हैं, और ये 2.5-3 करोड़ के बजट की फिल्म बन रही थी, आशिक बनाया। डायरेक्टर नया था, बिल्कुल यंग था, बाकी सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी, और कहानी भी नॉर्मल सी थी, तो मैंने मना कर दिया। फिर अगली बार डायरेक्टर आया तो उसने गाने लेके आया, तो उसने बोला कि आप, मेरे मैनेजर ने बोला आप गाना एक बार सुन लो। तो गाना मैं उसकी गाड़ी में बैठ के मैंने सुना, तो गाने मुझे समझ में आए, थोड़े अच्छे लगे, तो मैंने मैनेजर को बोला मैं सोच सकती हूँ इसके बारे में। फिर एक हफ्ते बाद में आई बिकेम वेरी कोल्ड अबाउट इट। तो फिर मैनेजर ने आके बोला कि दे आर विलिंग टू ऑफर यू 3 times द फीस ऑफ व्हाट यू गॉट इन चॉकलेट। गाने हिट होंगे ही होंगे, यू नो। तो उस वक्त मुझे मतलब एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो आई थॉट कि और फिर मेरे मैनेजर ने बोला कि आप कर लो ना फिल्म, ये गाने तो हिट होंगे, एंड इट्स अ गुड थिंग, हमारी अगर मल्टीपल रिलीजेस होती है तो आपको ही अच्छा दिखेगा, आप अच्छे एज एन आर्टिस्ट दिखोगे कि आपकी डेब्यू के टाइम पर ही 2-3 फिल्में आ रही हैं। तो ऑनेस्टली मैंने वो थोड़ा हैवी चेक था, तो गाने मुझे अच्छे लगे थे, मैंने बोला कर लेती हूँ, एंड आई एम सो ग्लैड that I did it, because चॉकलेट एक्चुअली बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, उसके गाने पॉपुलर हुए थे। आशिक बनाया वाज द एक्चुअल स्लीपर हिट, दैट वाज अ सरप्राइज टू मी। गाने हिट थे और फिल्म भी बहुत हिट हुई थी। बहुत, इस फिल्म की स्टोरी बहुत सिंपल थी, और मुझे याद है मैंने मैनेजर को, जो डायरेक्टर नरेशन देके गया, मैंने नरेशन के बीच में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं पिक्चर करने वाली, वही घिसी पिटी स्टोरी, बॉय मीट्स गर्ल, धोखा हो जाता है, फिर ये हो जाता है, और डायरेक्टर इतना यंग था, 19 या 20 साल का था, तो मैं मन ही मन सोच रही थी क्या करेगा, यू नो। और ये सारी सोच के मैंने उसके सामने कुछ नहीं बोला, बहुत पोलाइट थी। जब वो गया तो मैंने मैनेजर को बोला कि अरे यार इसका कुछ नहीं होने वाला, ये तो क्या बनाएगा, और फिर यू नो पिक्चर में कोई दम नहीं है, स्टोरी नहीं है। तो वो मैनेजर मुझे बोलता है कि आपको पता नहीं इंडस्ट्री कैसे काम करती है, ऐसे कोई नहीं देखता स्टोरी वोरी, सब गाने सुनते हैं, और आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप मिस इंडिया हो ना, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप बस पैसे अंदर करो। लिटरली सेड दैट, आप पैसे अंदर करो और एक के बाद एक आप फिल्म साइन करो, यू नो। कोई हिट होती है, कोई फ्लॉप होती है। वो मैनेजर काफी इंटेलिजेंट था, मतलब मेरे पर्सनालिटी में जो खामियां थी वो कवर करता था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोच के सब। तो बोलता है कि ऐसे नहीं चलती इंडस्ट्री, आप 10 पिक्चरें साइन करो, उसमें से 2 भी हिट हो जाती तो आपका करियर टेक ऑफ हो जाएगा। तो उसने कन्विंस करके और ये सब करके मुझे पिक्चर साइन करवाई, एंड इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि सच में मुझे समझ नहीं थी कि पिक्चरें कैसे साइन करते हैं, क्या देखना चाहिए। मैंने सोचा एक फिल्म आ गई, उसको रिलीज होने देते हैं, फिर दूसरी करेंगे। मेरे कैलकुलेशंस ही कुछ अलग थे, लेकिन उस वक्त मैंने आशिक बनाया कर लिया। उसके बाद तो मैंने देखा कि डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छा काम किया, वो यंग था लेकिन हिज वर्क वाज वेरी गुड, प्रेजेंट भी अच्छे से मुझे किया। गाने एक्चुअली में इतने बहुत हो गए, बहुत ही हिट थे। और फिल्म के अंदर कौन सा सीन आपको सबसे टफ लगा? मैंने चॉकलेट तो कर ली थी, तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ गया था स्क्रीन पे, तो मुझे आशिक बना के टाइम पे कोई कुछ टफ नहीं लगा। बस वो आशिक बना अपने जो गाना था वो थोड़ा इंटीमेट था, हाँ जी, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्डनेस होती ही है,
तो उस दिन कैसे मतलब कंफर्ट किया गया आपको और किस तरीके से आपने शूट किया था? ऐसा हुआ था कि चॉकलेट में ना, चॉकलेट के डायरेक्टर ने मेरी और इमरान हाशमी की एक किसिंग सीन चॉकलेट में ही शूट करवा दी थी। अच्छा। जो मैं कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन एक सीन भी शूट करवा लिया था छोटा सा, लेकिन उसको यूज भी नहीं किया था फिल्म में। तो एक्चुअली में तो स्क्रीन पर मैं इमरान को चॉकलेट में किस कर चुकी थी, तो थोड़ा जो एक फिजिकल एक अनकंफर्ट होता है वो थोड़ा सा जा चुका था। बट फिर भी इट्स नॉट लाइक यू आर इन अ रिलेशन विद दैट पर्सन, इट इज ऑलवेज अनकंफर्टेबल। चाहे आपने एक एक्टर के साथ कितनी भी फिल्में करी हो, किसी और फिल्म में भी उनको आपने किस किया हो, लेकिन इट इज ऑलवेज ऑकवर्ड। बट यहाँ पे क्या, टीम वाज वेरी यंग, और आप जब काम कर रहे हो ना सेट पे, बॉलीवुड के बाहर के लोगों को ये सारी चीजें हु हा लगती है, शॉर्ट स्कर्ट पहन लिया, कोई ऐसे क्लीवेज या फिर ग्लैमरस कपड़े। जो आपका बैक वाला सीन था पूरा, हाँ बैकलेस, वो टॉपलेस नहीं था एक्चुअली, सामने सब कवर रहता है। हाँ, वो बैक से जो पूरा दिखाता है। बहुत कैमरे के तिकड़मबाजी होती है इन सब सीन्स और गानों को शूट करने के लिए। तो एक्चुअली जो सेट पे माहौल होता है ना, वो कंफर्टेबल ही होता है, क्योंकि सेट पे जो लोग होते हैं, हमारे क्रू, उनको कोई पड़ी नहीं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में। अच्छा। उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस के जो इंटीमेट सीन्स होते हैं, ग्लैमरस सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, बड़े से बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया हुआ, तो दे आर नॉट इवन स्टार स्ट्रक। वो आपका किसिंग सीन चल रहा है, वो लाइट फिक्स कर रहे हैं, अरे मुंह इधर करो, लिटरली पब्लिक को ये नहीं पता है कि सेट का माहौल कैसा होता है। उनको लगता है ओ किसिंग चल रहा है, लेकिन वो इतना टेक्निकल होता है ना कि आप एक्टर को किस कर रहे हैं और दोनों कोशिश कर रहे हैं कैमरे की फेसिंग, यू नो लाइक द कैमरा इज हियर, तो आपका ध्यान उसमें नहीं होता है। लिटरली एक्टर एक्ट्रेसेस की कभी कभार केमिस्ट्री रियल लाइफ में भाई बहनों की होती है लिटरली, और आप कर रहे हैं एक उस तरह का इंटीमेट सीन। उसको पढ़िए मेरा मेकअप, मतलब मेरी फेसिंग हो, मुझे पढ़िए मेरा मेकअप ठीक मतलब खराब ना हो जाए, लाइट पड़ रही है कि नहीं, आपके हेयर मेकअप टीम आसपास होता है, एक शॉट होता है तो आके वो आपको पाउडरिंग करते हैं, डायरेक्टर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें ना आपकी आधी से ज्यादा जो शाइनेस और डिस्कम्फर्ट निकल जाती है, क्योंकि नॉर्मल माहौल होता है सीन शूट कर, जैसे दूसरे सीन शूट कर रहे हैं वैसे ही हाँ है। इनिशियली ऑकवर्डनेस होता है कि अरे यार किसी स्ट्रेंजर को आप किस कर रहे हो, यू नो, वो एक फिजिकल ऑकवर्डनेस होती है। लेकिन जब कट, मुंह उधर हटाओ, लिटरली इंस्ट्रक्शन सिनेमेटोग्राफर का, हाँ हीरोइन का मुंह थोड़ा एंगल, तो आप किस कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, मतलब वो इतना टेक्निकल होता है ना। फिर ऊपर से लाइट नहीं आ रही है, ये करो, इट्स वेरी टेक्निकल द वे शॉट, तो उसमें ना सारा डिस्कम्फर्ट निकल जाता है। देन यू आर लाइक हाँ भाई बताइए, यू नो। वो पूरा गाना उस तरह से शूट हुआ। तो और मैं मिस इंडिया थी, मिस इंडिया में मैंने स्विम सूट पहना था, मिस यूनिवर्स के स्टेज पे मैंने बिकिनी पहनी थी, तो मेरी बॉडी बहुत अच्छी हुआ करती थी उस वक्त। आई हैड लाइक, अभी भी ठीक ठाक है, लेकिन उस वक्त आई वाज रिप्ड, यू नो, वर्कआउट वगैरह मिस इंडिया मिस यूनिवर्स करके, मतलब ऐसी परफेक्ट बॉडी कि मतलब मैं खुद उतना कॉन्फिडेंट मतलब फील करती थी। तो यहाँ पर तो बिकिनी भी नहीं पहननी थी, थोड़े से शॉर्ट्स थे बैक के, और बाकी सारा कैमरा का खेल था। तो ऐसा लोगों को ऐसा लगता है कि हु हा, लेकिन वो एक मतलब टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उसको शूट उस तरह से किया जाता है सो दैट इट लुक्स एरोटिक एंड रोमांटिक एंड सेंशुअल। तो हमारा तो काम ही यही है, to create dreams. Yes. You know? Yes. And it created magic. It created magic. Yes. People were getting like all, you know, तो वही तो काम होता है मूवीज का। जो एक अफेयर या लव लाइफ होती है उसको नया एंगल दिया, मैं कहूँगी इस फिल्म ने, और ज्यादा ओपन हुए लोग। और लोग एक्सप्रेस करना शुरू हुए लव एंड अफेक्शन। बिल्कुल। और वो लव मेकिंग सीन था, तो उसको बहुत ही अच्छे से डिसेंसी से शूट किया गया था। लेकिन जब वो फिल्म रिलीज हुई ना, शूटिंग के वक्त तो आप एक्टर हो, आप अपने लोगों के बीच में हो, बट जब फिल्म रिलीज हुई और पहला शो था शोइंग, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी। वहां पे मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि हाय हाय ये क्या हो गया। जैसे कि मैंने कहा, आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के लोगों के बीच में, तो कोई ऑकवर्डनेस नहीं होती है, सारे अपने लोग होते हैं। जैसे मैंने कहा, उन्होंने दे हैव शॉट ऑल काइंड्स ऑफ सीन्स एंड बड़े बड़े हीरोइंस एंड हीरोज। जो ड्रेस दादा लोग भी होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी कूल एंड रिलैक्स्ड, सब इंडस्ट्री के हैं। लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक होती है, पेरेंट्स, उनको मैंने बताया नहीं था। आई डेंट थिंक इट्स अ बिग डील। उन्होंने तो बिकिनी वगैरह में मेरा मिस इंडिया मिस यूनिवर्स देखा है, बट
जब पहली बार थिएटर में गए ना स्क्रीनिंग के लिए, जो अपना पर्सनल स्क्रीनिंग होता है इंडस्ट्री के लिए, हाँ इंडस्ट्री के लिए अपने फैमिली, मुझे उस वक्त तक भी ना दिमाग में ये नहीं आया कि मम्मी डैडी को एक बार बोल दो कि ऐसा कोई सीन है, क्योंकि आई रियली डिडंट थिंक इट्स अ बिग डील, बट वो मुझे सोचना चाहिए था डैड का एटलीस्ट। तो मैं मम्मी और डैडी के बीच में बैठी हुई थी, और जैसे ही वो गाना पिक्चर चलते चलते वो गाने का मोमेंट आया, तब भी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। जब गाना शुरू हुआ, अब मैं तो सेंसिटिव हूँ, बहुत एनर्जी सेंसिटिव, मेरे आसपास के लोगों की एनर्जी चेंज होती है या फिर कुछ होता है तो मैं इमीडिएटली समझ जाती हूँ। बाकी थिएटर तो सीटी मार रही थी, मेरे मॉम डैड ऐसे फ्रीज हो गए थे और तब मुझे रियलाइज़ हुआ, ओह शिट, मुझे ना इनको बताना चाहिए था। अच्छा, आपने बताया नहीं था? बताया भी नहीं, या फिर लेके नहीं आना चाहिए था उस स्क्रीनिंग के लिए। तो तब मुझे मतलब वो शांति हो गए 2 दिन के लिए, मॉम एंड डैड, लाइक लिटरली सन्नाटा था मेरे घर पे। फिर मैंने मम्मी को जाके बोला, मम्मा ये तो मैंने बताया नहीं, बट यू नो ये इट्स अ मूवी, इट्स जस्ट शूटिंग है, एक्टिंग है। हाँ हमें पता है, बट हमें बता देना चाहिए था, मेंटली प्रिपेयर होके हम जाते हैं। You know, because she said, you know, now your dad is very orthodox, we are very orthodox. I said, then I apologized to them. फिर उनको भी आदत हो गई फिल्म इंडस्ट्री में आके, शॉर्ट स्कर्ट और ये और वो, तो वो used to हो गए, बिकॉज ये हमारा पेशा है। अगर लोग थिएटर्स में जाते हैं फिल्में देखने के लिए, दे आर नॉट गोइंग टू सी अ नन एंड अ सेंट, दे आर गोइंग टू सी द ग्लैमर, दे आर गोइंग टू सी लव एंड रोमांस और ये सारी चीजें। और वो जो स्टोरी थी वो यंग रोमांटिक लव स्टोरी थी, यंग रोमांटिक लव स्टोरी, कोई ऐसी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, और बहुत लोगों ने कनेक्ट किया उस फिल्म से। सिर्फ गाने ही नहीं, मैं कहूँगी फिल्म भी लोगों को बहुत पसंद आई थी। यूएस सर्टिफिकेट मिली थी उस फिल्म को। आज भी जो मूवी आती है टीवी पर, जितने बार भी दिखाते हैं, एवरी वीक और एवरी 2 वीक्स दे शो दैट मूवी किसी ना किसी चैनल पे, वो प्राइम टाइम पे आती है और सबने देखी वो फिल्म, सो इट हैड अ लार्ज कनेक्ट। फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा सोनू सूद भी थे। कैसा रहा सोनू सूद के साथ एक्सपीरियंस? वो भी नए थे इंडस्ट्री में और आप भी नए थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा था। सोनू और इमरान दोनों ही उस वक्त इंडस्ट्री में काफ़ी नए थे और आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि मैं भी बिल्कुल नहीं थी, उन्होंने तो फिर भी काम किया हुआ था, उनकी पॉपुलैरिटी थी, तो अच्छा एक ट्यूनिंग थी। पूरा यूनिटी हमारा बहुत यंग था, कोरियोग्राफर से लेकर डायरेक्टर से लेकर जो बाकी सेट में बाकी लोग थे, तो बहुत ही एक फ्री सा, एक कैजुअल सा माहौल था। इट वॉज रियली गुड। सोनू सूद आज बहुत अलग काम कर रहे हैं और एक अलग काम के लिए वो जाने जाते हैं। क्या आप उनसे टच में हैं और उनके काम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ साल टच में थी उनसे, काफ़ी साल टच में थी, जस्ट फ्यू इयर्स, शायद उन्होंने अपना नंबर चेंज कर दिया होगा। मैं उनको, उनकी फैमिली को बहुत अच्छे से जानती हूँ और उन्होंने हमेशा टच में रखा था, बट पिछले कुछ सालों में मेरा भी नंबर चेंज हो गया, उनका भी नंबर चेंज हो गया। समहाउ वी आर नॉट इन टच, बट इफ गॉड विल्स वी विल डेफिनेटली गेट बैक इन टच। तनुश्री, ये फिल्म बनी, फिल्म सुपरहिट, गाने सुपरहिट, पहली कॉल किसकी आई और कब पता चला कि यार यू हैव क्रिएटेड हैवॉक? मुझे तो एक्चुअली शायद काफ़ी साल लग गए ये रियलाइज करने में कि आई एक्चुअली क्रिएटेड दैट इम्पैक्ट। मैं बहुत यंग थी, मैं आई वाज आई थिंक 19 और 20 व्हेन दैट फिल्म केम आउट। हमारे ना सुबह के 6 बजे हाउसफुल होते थे शोज। अच्छा। जब पिक्चर रिलीज हुई तो हमने ना पिक्चर रिलीज होने के बाद भी प्रमोशंस कंटिन्यू किए थे, छोटे छोटे शहरों में जाकर, सेकंड टियर, 2 टियर, 1st टियर सिटीज़ में जाके हम फिर भी प्रमोट कर रहे थे। तो हम ऑडियंस का रिएक्शन देखते थे थिएटर्स में जाके। मैं, डायरेक्टर, इमरान, हम तीनों ही ट्रैवल करते थे। सुबह के 6 बजे हाउसफुल, रात के 11 बजे हाउसफुल, और थिएटर ओनर्स ने मल्टीपल शोज बीच में डाल दिए थे। लोग पागल हो चुके थे। बना कि गाने रिलीज हुए, क्योंकि वो पिक्चर पहले रिलीज हुई। पिक्चर रिलीज होने के पहले ही मैंने 2-3 फिल्में साइन कर ली थी। People of the industry did not even wait for the movie to release and because वो word of mouth अंदर जो चलता है उसी से सुन लेते कि यार अच्छा है, एक एक्ट्रेस आ रही है, yes. you know? और 2 फिल्में मैंने कर ली थी, दोनों में मेरा स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा था। तो एक्चुअली इंडस्ट्री में मेरी बातें, आशिक बना चॉकलेट रिलीज होने के पहले ही मेरी बज़ हो गई थी इंडस्ट्री में कि एक नई हीरोइन आ रही है। मेरे फुटेजेस, एडिटिंग स्टूडियोज तो सारे सेम है, कॉमन है, उसी एडिटिंग स्टूडियो में सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की फिल्में एडिट होती हैं, तो वो जा के देख रहे थे फुटेजेस। तो ये दोनों फिल्में रिलीज होने से पहले ही मैंने आगे की जो 2-4 फिल्में हैं उनकी बातचीत शुरू हो गई थी। सो यू गेट सो बिजी एंड फोकस्ड
with what's next that you don't realize what is happening to you. And I was so young. मुझे पता था ये पिक्चर हिट होने वाली है, हिट हो गई है. अच्छा, वो प्रॉपर्टी खरीदी कि नहीं खरीदी जिसके लिए ये फिल्म की थी? हाँ, खरीदी. हाँ. तो मतलब इस फिल्म ने कह सकते हैं कि आपकी लाइफ को सेटल कर दिया. देखिए क्या हो रहा था कि मेरा एक छोटा सा 1 बेडरूम था जिसमें मैं रह रही थी और मुझे बड़ा घर लेना था. तो हाँ, आशिक बनाया से जो मुझे फीस मिली और उसके बाद की जो मैंने फिल्में साइन की, उससे मैंने 2007 में एक बड़ी प्रॉपर्टी ली, जहाँ पर मैंने अपने पेरेंट्स को भी इनवाइट किया टू लीव जमशेदपुर एंड कम एंड स्टे विथ मी. क्योंकि मेरे पास इतना काम आ रहा था कि मैं खुद से संभाल नहीं पा रही थी. तो मेरी डैडी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली. उनकी एक इलनेस भी थी जिसकी वजह से थोड़ा सा ही वॉज काइंड ऑफ कीपिंग डिस्टेंस ऑल्सो फ्रॉम वर्क. बट जब मेरे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट करने का डिसीजन लिया. एंड देन मॉम, डैड एंड माई सिस्टर दे मूव टू बॉम्बे. डैड ने काम संभाल लिया, मॉम ने घर संभाल लिया, क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता था घर का कुछ देखने. और मेरी सिस्टर की एजुकेशन तब 10th बोर्ड पास करके उसको आगे करना था. अच्छा. तो मैंने बोला कि वो जाएगी दिल्ली, आप जमशेदपुर, मैं बॉम्बे. इससे अच्छा हम एक घर, एक रूफ के अंदर हम रहते हैं, हम सबको हेल्प मिल जाएगी एक दूसरे से. तो फिर मैंने उनको बॉम्बे बुला लिया. मेरी सिस्टर को, मेरा फोकस तब था मेरी सिस्टर को सेट करना, उसका एजुकेशन, उसका you know, so today she's set. उसकी शादी हो चुकी है, सेटल, और कौन नहीं जानता है. She's doing well. She's you know doing TV. She's doing movie. उसकी शादी हो चुकी है. I wanted this for her. दृश्यम की जो एक्ट्रेस है. तनुश्री, इसके बाद भी आपने कुछ अच्छी बेहतरीन फिल्में की और बेहतरीन फिल्म मेकर्स के साथ काम किया था. प्रियदर्शन के साथ आपने ढोल जैसी फिल्म की, भागम भाग में आपका कैमियो रहा. क्या एक्सपीरियंस था? It was good. ढोल वॉज अ वेरी गुड फिल्म फॉर मी. जब मुझे ऑफर आया प्रियन सर का, एक्चुअली परसेप्ट पिक्चर कंपनी ने मुझे अप्रोच किया था ढोल फिल्म के लिए. व्हेन आई हर्ड इट वाज प्रियदर्शन, आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि मैंने उनकी विरासत फिल्म देखी थी और वो मेरी टॉप फेवरेट फिल्मों में से एक है. मैंने विरासत फिल्म कम से कम 10 बार देखी होगी. तो मैंने उनका नाम सुनकर ही प्रोजेक्ट को हाँ बोल दिया था. इनफैक्ट प्रियदर्शन सर ने ना मुझे 2 और पिक्चरें ऑफर की थी. गरम मसाला के लिए भी उन्होंने मुझे ऑफर किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था. अच्छा. उन्होंने किसी से बात की थी. हाँ. और जिनसे उन्होंने बात की थी उन्होंने मुझे पूछे बगैर ही वो फिल्म मना कर दी. अच्छा. जो कि मुझे वो बात आई नहीं, मुझ तक वो बात ढोल करते वक्त आई. अच्छा. जब प्रियदर्शन सर ने मुझे सेट पे पूछा कि आपने क्यों मेरी गरम मसाला रिफ्यूज कर दी, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ. मैंने बोला मुझे पता ही नहीं था. अच्छा. उन्होंने किसी से बात की थी, वो मेरा एक्स मैनेजर था या कौन था पता नहीं, तो उसने बात हाँ फिर हुई नहीं. तो ढोल की शूटिंग के वक्त उन्होंने मुझे एक और फिल्म ऑफर की थी, लेकिन वो स्केड्यूल की वजह से मैं कर नहीं पाई. तो आई डिड ढोल विथ हिम एंड आई डिड सिग्नल, प्यार का सिग्नल, एक गाना मैंने किया था भागम भाग का. सो दीज 2 आर वेरी गुड प्रोजेक्ट्स फॉर मी. अष्टविनायक फिल्म्स करके एक प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था. दोनों फिल्में सिग्नल, प्यार का सिग्नल, वो प्रोडक्शन हाउस के साथ था. सो इट वाज वेरी बिग बैनर. उसके बाद मैंने काफ़ी सारी फिल्में की. यू नो, करियर ठीक चल रहा था, धीरे धीरे इंडस्ट्री के माहौल में भी आप सेट हो रही थी. फिर अचानक से एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि वो सब कुछ बदल देता है आपकी लाइफ में. आपको वो सॉन्ग कैसे मिला और किस सिचुएशन में आपने उस सॉन्ग को एक्सेप्ट किया? हॉर्न ओके प्लीज का जो गाना था. सबसे बड़ी गलती ऑफ माई लाइफ, द बिगेस्ट मिस्टेक, बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ माई लाइफ was doing that film, that song. It damaged my career, my psyche, me as a person, my personal life, everything it damaged. इससे मुझे और दुनिया को एक सीख लेनी चाहिए कि एक बुरे इंसान से आप एसोसिएट कर लो ना, तो आपके जीवन के 10 साल आप पीछे छूट जाओगे, 10 साल आप पीछे हो जाओगे. एक आपने गलती कर दी, गलत माहौल में आप चले गए, प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, इंसान की एक एक गलती इंसान को 10-10 साल पीछे ढकेल देता है. तो वो वैसा ही हुआ. क्या हुआ था कि 2007 में मेरा एक पर्सनल लाइफ में ब्रेकअप हुआ था
और एक रिश्ता मेरा था जो मैंने उस रिश्ते को शायद बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी थी अपने जीवन में। जैसे कि होता है, आप यंग होते हो, अर्ली 20s में होते हो, तो प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आप सीरियसली ले लेते हो। मेरे साथ जो रिलेशनशिप में थे, बट वी वर बोथ यंग एंड थिंग्स डिडंट वर्क आउट। तो उसकी क्या हालत थी वो मुझे नहीं पता, बट मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। और हालांकि मैंने ही रिश्ते को तोड़ा था क्योंकि मुझे उसमें फ्यूचर नहीं दिख रहा था, तो आई ब्रोक अप। बट उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, तो मैंने ना अपने इमोशंस को डील मुझे नहीं करना आता था उस वक्त। एंड आई हैव ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम विद इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस। तो मैं क्या करती थी कि अगर मुझे ऐसी कोई इमोशन आ रही है जो अनकंफर्टेबल है, अनप्लेजेंट है, तो मैं उसको इग्नोर करके मैं काम पे मैं अपना ज़्यादा फोकस करती थी ताकि मुझे उस चीज़ के बारे में सोचना ना पड़े। तो उस वक्त मुझे काफ़ी ऑफर्स आ रहे थे एंड आई वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। मुझे ज़रूरत नहीं थी उस गाने को करने की, मैंने मना कर दिया जब ऑफ़र आया। उन्होंने मेरे मैनेजर के थ्रू अप्रोच किया था और वो मेरे मैनेजर पे प्रेशर डाल रहे थे कि तनुश्री से बोलो ये गाना कर ले कर ले कर ले। उन्होंने फ़ीस ज़्यादा ऑफ़र करी, उन्होंने सारी चीज़ें मेरे तरीके से करने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया और मैं उनके झांसे में आ गई, बातों में आ गई। उन्होंने रिक्वेस्ट करी, रो के गिड़गिड़ा के मतलब रिक्वेस्ट करी कि हमारा गाना आप कर लीजिए, क्योंकि उनकी पिक्चर बिक नहीं रही थी। अच्छा। हाँ, दैट मूवी वाज नॉट सेलिंग स्टार कास्ट की वजह से, और पुरानी हो गई थी फिल्म, 2-2.5 साल से डब्बे में थी। अच्छा। तो प्रोड्यूसर का बहुत नुकसान हो रहा था, पिक्चर बिक नहीं रही है, तो वो चाहते थे कि किसी पॉपुलर स्टार से, यंग राइजिंग पॉपुलर स्टार, मेरा बड़ा नाम था, तो मुझसे अगर आइटम सॉन्ग करवा लेते तो पूरी पिक्चर तो मैं करती भी नहीं उनकी हो गई थी पिक्चर कंप्लीट, तो गाना करवा लेते तो मेरे से उनको पब्लिसिटी मिल जाती, प्रमोशन हो जाता। तो वैसे मैंने गाने दूसरी मूवीज़ के लिए भी किए थे। मैं टॉप लीड हीरोइन तो थी। हाँ, लेकिन आप कर रही थी बिट्स एंड पीसेस में गेस्ट अपीयरेंस कर लिया, कहीं पे मैंने एक गाना कर लिया। उसका रीज़न ये होता है कि जब खाली इफ़ यू आर फिट फ्री, कभी आप रिलेशन मेंटेन करने के लिए किसी का एक गाना कर लेते हैं, कोई बड़े प्रोड्यूसर हैं, गेस्ट अपीयरेंस कर लेते हैं, और कभी आपको लगता है ये गाना अच्छा है, हिट हो जाएगा तो मुझे स्टेज शोज मिलेंगे, तो उस बेसिस पे मैं इस गाने को कंसिडर कर रही थी। तो मैक्सिमम हीरोइंस क्या करती है, एक आइटम सॉन्ग ले लेती है, तो उससे स्टेज शोज वगैरह करके और मुझे डांस और ये सब बहुत पसंद है, तो ये सब सोच के मैंने वो गाना किया था। लेकिन उनके इंटेंशंस ख़राब थे स्टार्टिंग से, वो चाहते ही थे कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी करे, परेशान करे। उनको समझ में आ गया था कि ये लड़की अलग है इंडस्ट्री में, तो इसको थोड़ा परेशान करेंगे, थोड़ा हंगामा करेंगे, मीडिया में ड्रामा होगा, कंट्रोवर्सी होगी, गुंडों को इन्वॉल्व कर देंगे। तो उनके स्तर की जो उनकी मेंटालिटी, उन्होंने वो किया वो सब, और प्रॉब्लम्स हुई। और लेकिन मेरा ना साइकोलॉजी डैमेज हो गया, क्योंकि मुझे तो आदत नहीं है, मैं जिस तरह के बैकग्राउंड से हूँ, मैंने जिस तरह से लाइफ जी है, ड्रामा, कंट्रोवर्सी, ये वो। हालांकि बॉलीवुड में आते साथ में ये तो समझ गई थी कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी और बॉलीवुड का चोली दामन का साथ है, लेकिन इतना हंगामा हो जाएगा, इतना बुरा कुछ हो जाएगा, गाड़ी वाड़ी तोड़ देंगे, अटैक कर देंगे, बुरी बुरी चीज़ें मेरे बारे में, मेरे प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने के लिए जो सारी चीज़ें बोली गई थी, करी गई थी, धमकियाँ, ये वो सा। आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम। और आप मेरा बैकग्राउंड देखिए, छोटे शहर से, मैंने कभी झगड़े भी नहीं देखे थे अपनी आंखों से। आई वॉज फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड कि आई हैव नेवर सीन माई मॉम एंड डैड फाइटिंग इन लाउड वॉइस। मैंने कभी अपने घर के आसपास स्ट्रीट फाइट्स नहीं देखे थे, और मेरे साथ ये सब हो गया, गुंडे आ गए, सब। तो उस वक्त मैंने अपने आप को तो काफ़ी शालीनता से संभाला, आई वॉज वेरी काम एंड कंपोज्ड। बट वो जब आप ऊपर से रिएक्ट नहीं करते हैं ना, तो वो चीज़ आपके दिल के अंदर और रूह के अंदर वो चीज़ें इफेक्ट हो जाती हैं। तो वही हुआ, अंदर से डैमेज किया उस चीज़, अंदर से डैमेज। हाँ, उस इंसिडेंट के बाद मुझे 30-35 फिल्म्स के ऑफर्स आए, क्योंकि बाकी जो इंडस्ट्री के लोग थे, बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स और डायरेक्टर्स, वो तो मुझे जानते थे, अवार्ड फंक्शंस में मुझे देखते थे, वो देखते थे ये लड़की सिंपल सी है, स्वीट सी है, इनोसेंट सी है, चुपचाप रहती है। मैं अवार्ड फंक्शंस में भी जाके इसके पीछे पड़ना मैं नहीं करती थी, वो सब। मैं आई वॉज जस्ट गोइंग डूइंग माई ओन थिंग। तो लोग ना देख के समझ जाते हैं इंसान कैसा है, तो उनको आई बात समझ में। उन्होंने शायद सामने आकर कुछ नहीं बोला, लेकिन पीछे से मुझे सारे कॉल्स आ रहे थे, मतलब ऑफर्स दे रहे थे, बट सामने आके सपोर्ट किसी ने नहीं किया, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हाँ। और उनकी तरफ से बोले तो शायद वो भी सोच रहे थे कि इस कचरे में हम नहीं पड़ना चाहते हैं,
तो उन्होंने अपना सपोर्ट अलग तरीके से दिखाया। लेकिन क्या हुआ कि इतना कुछ तो हंगामा मीडिया में हुआ, मुझे डैमेज हुआ, तो मेरे अंदर ना वहम और डर बैठ गया था, अननेसेसरी डर। आपने बोला कुछ नहीं था, तब के सिर्फ फोटोज और विजुअल्स आए थे, तब आप इंटरव्यूज दिए मैंने, इंटरव्यूज दिए थे आपने? हाँ, सारे इंटरव्यूज दिए थे। वो सारा हो चुका था पेपर्स में, 3 दिन तक वो मैटर। किसी ने आपको दबाव दिया कि चुप रहो, मत दो इंटरव्यू, या ऐसा कि धमकी दी, ऐसा कुछ? वो हो रहा था, वो धमकियाँ, वो सब हो रहा था। बट आई गेव इंटरव्यूज, मैंने अपनी बात रखी, सारे न्यूज़ चैनलों ने छापा, वीडियो और न्यूज़पेपर्स में भी सब कुछ आया। लेकिन क्या हुआ कि हमने पुलिस केस वो सब कुछ हमने करा, कंप्लेंट, सिंटा कंप्लेंट, ये वो। लेकिन क्योंकि इतना प्रेशर मुझ पे आ रहा था, मैं इतनी यंग थी, मेरी फैमिली पे भी प्रेशर आ रहा था, तो मैं उस मैटर को परसू नहीं कर पाई, बिकॉज पुलिस का भी सहयोग नहीं था, किसी का सहयोग नहीं था। जो एक्चुअल है ना कि जो गुनहगार को और लोगों ने परेशान किया, मॉब अटैक हो गया, तो उनको पनिशमेंट अगर हो जाती ना, तो मैं खुशी खुशी वापस सेट पे जाती। अब क्या हुआ, मुझे फिल्मों के ऑफर्स आ रहे थे, मैं काफ़ी सेंसिटिव हूँ एज अ पर्सन, एंड यही मेरी सेंसिटिविटी मुझे उम्दा कलाकार बनाती है। क्योंकि मैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एक्टिंग सीखी नहीं है, मैंने दुनिया को ऑब्जर्व करके, अपने आप को ऑब्जर्व करके, अपने इमोशंस, अपने रिएक्शन, दूसरों के इमोशंस, दूसरों के रिएक्शंस को ऑब्जर्व करके मैंने एक्टिंग सीखी है। क्योंकि जब आप उतने सेंसिटिव होते हो ना, आप पूरी दुनिया को महसूस कर सकते हो। ऑफ कोर्स। लेकिन वही सेंसिटिविटी नेगेटिव में हो जाती है जब आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि आप अब उस हादसे को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। और उन दिनों में ये साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट और इन सब चीज़ों का ज़्यादा बोलबाला नहीं था। मुझे नहीं पता था कि आप किसी काउंसलर के पास जाकर ये सारे वहम और डर अपने मन से निकाल सकते हैं। और मेरे ज़्यादा कोई दोस्त भी नहीं थे, जैसे कि मैंने कहा 2007 में मेरा ब्रेकअप भी हो चुका था, तो जो लोग मेरे सबसे करीब थे वो मेरे दूर हो जा चुके थे। मम्मी डैडी थे, लेकिन मम्मी डैडी खुद उस गाड़ी में थे जब गाड़ी में अटैक हुआ, तो वो खुद ट्रॉमा में थे। मेरी सिस्टर थी, बहुत छोटी थी। मेरी लाइफ में कोई नहीं था जो मुझे इमोशनली और मेंटली सपोर्ट कर सके और ये कह सके कि तू आगे जा लाइफ में, मैं खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, कुछ नहीं होगा। एक बार हो चुका है, दूसरी बार नहीं हो, कोई मेरी लाइफ में था नहीं। तो मैंने ना सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा दिल पे ले लिया, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आई कैन सी दैट, बट आप आराम से बोलिए प्लीज। मुझे अपने ही हालत में आंसू आ रहे हैं कि मुझे अब लगता है कि उस वक्त अगर मेरे लाइफ में अगर सही लोग भी आ जाते ना, तो शायद वो मुझे संभाल लेते हैं। मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, तो मुझे भगवान की शरण में जाना पड़ा, वरना मैं मर जाती। ये लोग बुरे हैं, ये आपकी बेइज्जती भी करते हैं, आपके बारे में बुरा भला भी बोलते हैं, आपको धमकियाँ भी देते हैं, आपको डराते भी हैं, आपको प्रेशर भी देते हैं कि आप कुछ ना कर पाओ, या फिर तो उसके बाद मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया। मुझे बहुत सारे फिल्मों के ऑफ़र आए। कैसा होता था, मेरे डैड आके मेरे को बोलते थे, बेटा ये ऑफ़र आया फिल्म का, खुश होने की बजाय मेरे हाथ पांव फूल जाते थे। इट वॉज अ ट्रॉमेटिक रिएक्शन, यू नो। फिर से सेट पे जाना पड़ेगा, मतलब घोड़े को अब घास से डर लगने लगा है। मेरी ऐसी हालत थी, मैं फिल्म सेट का नाम सुन के ना मुझे घबराहट हो जाती थी। अननेसेसरी फियर, उस फियर का कोई बेसिस ही नहीं है। इतनी फिल्में करी, ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया, मुझे वो याद नहीं रहा। और उन फिल्मों में भी हर तरह के सीन्स थे, बोल्ड रोल्स थे। जब क्लियर माइंड से चीजें होती है तो दिक्कत नहीं होती यार। लेकिन जब लोग परेशान करते हैं ना आपको हरास करने के इंटेंशन से, आपको परेशान करने के इंटेंशन से, आपसे कंट्रोवर्सी करके आपसे पब्लिसिटी लेने के इंटेंशन से, तो फिर आपको वो परेशान ही करेंगे। तो आपको इंटेंशन भी समझ में आ जाता है कि बंदा क्या कर रहा है, तो क्यों आप उसमें पड़ेंगे, क्योंकि फिर आपके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि जब आपके साथ कोई नेगेटिव इंसिडेंट इस तरह का हो जाता है ना, आप पूरा अगला पिछला भूल जाते हो कि कितने अच्छे लोगों से आप मिले हो, कितने अच्छी मूवीज करी है, कितने अच्छे से आपने शूटिंग करी है। कभी मुझे सेट पे इस तरह का माहौल, थोड़े बहुत उटपटांग लोग मिल जाते हैं, लेकिन ये जो माहौल था इतना विभत्स था कि पहले सुबह गई और शाम को ऐसा लगा कि घर पहुंचेंगे कि मॉर्ग पहुंचेंगे कि हॉस्पिटल पहुंचेंगे। लिटरली आई वाज थिंकिंग कि आज क्या हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं, जो गाड़ी वाड़ी तोड़ रहे थे। मैं आपको कहूँगी खुशबू, उसके बाद कई साल फिल्में तो मैं मना कर ही रही थी और मैं आध्यात्म की तरफ चली गई थी, लेकिन कई साल मैं रात को 3-3:30 बजे घबरा के मैं उठती थी, क्योंकि मुझे नाइटमेयर ऐसा होता था, मैं सो रही हूँ आराम से चैन से, और
ऐसा मुझे सपने में लगता था कि बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग मुझे अटैक कर रहे हैं, डरावना सीन। हाँ वो बार बार मुझे आता था, मैं घबरा के मैं उठ जाती थी, फिर मैं रियलाइज करती थी कि अरे मैं तो सेफ हूँ, मैं अपने घर पे ही हूँ। तो ट्रॉमा वर्क्स लाइक दैट ओनली, वो आपको यू बिकम हैंडीकैप्ड, योर ओन माइंड मेक्स यू हैंडीकैप्ड। आपको एक पैरानोया हो जाता है कि मेरे साथ ये फिर से हो सकता है, फिर लोग बोलेंगे इसके साथ हर सेट में ऐसे ही होता है। एक बंदे को पनिशमेंट नहीं मिली तो आपको फिर लगने लगता है कि तो फिर दूसरे को लगेगा मैं भी इसको थोड़ा छेड़ लेता हूँ, मैं भी कंट्रोवर्सी कर लेता हूँ। हर छोटा मोटा प्रोड्यूसर सोचेगा चलो तनुश्री दत्ता के साथ फिल्म साइन करते हैं, तो इसको थोड़ा छेड़ेंगे, थोड़ी कंट्रोवर्सी करेंगे, अपनी प्रमोशन करेंगे फिल्म की। ये मेरे थॉट्स आ रहे थे कि अब मैं एक इस्तेमाल करने वाली चीज़ बन गई हूँ क्या, कि मेरे नाम को, मेरी ब्रांडिंग, मैंने अपना पोजीशन बनाया और ये सारे छोटे छोटे लोग सब आके, तो मैंने छोटे क्या बड़े क्या मीडियम सबको एक तराजू में मैंने तोल लिया। मेरी जो बुद्धि एक होती है ना, इंटेलिजेंस, उस इंटेलिजेंस पे एक क्लाउड आ गया डर का। यही इंसान का जीवन खराब करती है। ऑफ कोर्स जो इंसिडेंट जहाँ जो होता है तो वापस वहाँ जाने के लिए हिम्मत चाहिए। हाँ, कुछ समय बाद आपने वापस फिल्में शुरू की, कैसे हिम्मत आई और क्या हुआ? नहीं की मैंने एक्चुअली, नहीं मैंने जो आपकी बाद में अपार्टमेंट रिस्क वगैरह पहले मैंने साइन कर ली थी, उसकी बातचीत ऑलरेडी चल रही थी। अच्छा। तो वो जो फिल्में थी वो ऑलरेडी पाइपलाइन में थी। 2008 में ये हुआ, मैंने 2008 तो मैंने कुछ नया साइन, मतलब कुछ भी नया साइन नहीं किया। 2009 में मैंने एक साउथ फिल्म साइन की और रोक और एक आध फिल्में की, लेकिन आई वॉज वेरी डैमेज, आई वॉज वेरी वेरी डैमेज। मेरी एक साउथ फिल्म हिट भी रही और मुझे बहुत ऑफर्स आए, बट अंदर से ना मैं जो एक फ्री हुआ करती थी ना कि ये दुनिया मेरी है और इस दुनिया में मुझे कुछ नहीं होगा, एंड आई एम सेफ इन द वर्ल्ड। मैं बचपन से वैसी ही रही हूँ। मेरे मम्मी डैडी हमेशा मेरे पीछे पीछे भागते थे, मैं कहीं यहाँ भाग जाती थी, वहाँ भाग जाती थी। मुझे दुनिया में किसी चीज़ का डर नहीं था। मुझे लगता था दुनिया इनोसेंट है, दुनिया में सब अच्छे हैं और मैं हमेशा खुश रहती थी। और बचपन से मम्मी डैडी मेरे को समझाने की कोशिश करते थे कि तुम यहाँ चली जाती हो, वहाँ चली जाती हो, ऐसी ही कहीं चली जाती हो, दुनिया ऐसी नहीं है। तो मैं समझ नहीं पाती थी। मुझे हॉर्न ओके प्लीज़ का जो इंसिडेंट हुआ ना, मुझे सारा जीवन जो मम्मी डैडी ने मुझे समझाने की कोशिश की है कि लोग ऐसे होते हैं, लोग वैसे होते हैं, मुझे उस वक्त समझ में आया, एक इंसिडेंट के बाद। इस फिल्म के बाद नाना पाटेकर की रेपुटेशन को भी काफ़ी डैमेज हुआ। उन्होंने फिल्में भी बहुत कम की। नाना पाटेकर इंडस्ट्री की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे, एक्टिंग के फॉर्म में या अपनी मदद के फॉर्म में वो किसानों को भी बहुत मदद करते हैं। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा नहीं? क्या करते हैं? सच में कहते हैं कि करते हैं? जो लोग कहते हैं, जो उनके फैंस हैं, आपके कई इंटरव्यूज़ और वीडियोस पर भी इस तरह के कमेंट आए हैं कि वो किसानों की कितनी मदद कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रही हो? मैं कहना चाहूँगी कि मीडिया में PR में आकर ये कहना कि हम ये चैरिटी करते हैं, वो चैरिटी करते हैं, बहुत आसान है। पब्लिक की इमेज, पब्लिक में अपनी छवि बनाना बहुत आसान है। और जो मजा हुआ कलाकार है, इंडस्ट्री का पुराना इंसान है, वो अपनी छवि बना सकता है। लेकिन सच में अगर वो कुछ कर रहा है ना, तो वो ग्राउंड रियलिटी जहाँ पे ये चीज़ें हो रही है वहीं जाके पता चलती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पब्लिक को हर किसी की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। आप खोजबीन करके देखिए कि जो क्लेम्स डाले जा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, क्या एक्चुअली में कर रहे हैं। कल को मैं भी एक संस्था खोल के बैठ सकती हूँ और पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, बहुत सारी चीज़ें करके मैं ये दिखा सकती हूँ कि मैं कितना कुछ कर रही हूँ, लेकिन क्या मैं कर रही हूँ कि नहीं, वो एक बड़ा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। करेक्ट। सो उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं। लेकिन जो मेरे करियर के साथ हुआ और जो मेरी साइकोलॉजी को, मेरे इसको डैमेज हुआ, उसके लिए मैं इस बंदे को, इस नाना पाटेकर को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। ना मैं माफ़ करूँगी, ना खुदा माफ़ करेंगे, ना भगवान माफ़ करेंगे। क्योंकि उसने वहाँ पर अब रोक नहीं लगाई। उस कंट्रोवर्सी के बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे फिल्में करने की इच्छा नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं US चली जाती हूँ। मैंने US का अपना ग्रीन कार्ड वगैरह वो सब प्रोसेस शुरू किया, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था इंडिया में, क्योंकि मुझे बार बार वो इंसिडेंट याद आता था। फिल्में मैं मना कर देती थी। तो मैंने सोचा एक नई ज़िंदगी शुरू करती हूँ US जाके। वहाँ जाने के बाद भी मेरे बारे में उल्टे सीधे आर्टिकल्स छपवाते थे। इतने ऐसे ऐसे आर्टिकल्स जिसका असर मुझे वहाँ पर भी होता था। वहाँ पर भी मेरी जॉब्स और वगैरह के लिए जब मैं कोशिश करती थी तो मैं पीछे रह जाती थी। एज अ सेलिब्रिटी मेरी किस्मत अच्छी है कि वहाँ पर भी मुझे सेलिब्रिटी अपीयरेंसेस मिलते थे। अच्छा। हाँ, तो वो मैंने करे बहुत सारे।
और ब्रांड इंडोर्समेंट्स वगैरह मुझे मिल जाते थे। बट क्या होता है कि अमेरिका में अगर आप घर लेना चाहते हो या सेटल होना चाहते हो, आप इवेंट अपीयरेंसेस कर रहे हैं, आपके खर्चे निकल रहे हैं, यू आर लिविंग अ गुड लाइफ स्टाइल। बट अगर आपको घर खरीदना है तो यू हैव टू हैव अ लोन एंड फॉर दैट यू हैव टू हैव अ जॉब। तो मैं लाइफस्टाइल तो मेरी अच्छी थी, इंडियन कम्युनिटी में मैं रह रही थी, वहाँ पे मेरे दोस्त बन चुके थे, सारे इंडियन कम्युनिटी के लोग मुझे बहुत पसंद करते थे, मुझे बहुत प्यार मिला, इवेंट्स भी करती थी उनके साथ, सोशल लाइफ भी वही थे, अपना देसी खाना भी मिल जाता था, आई वॉज कम्फर्टेबल, आई वॉज हैप्पी। लेकिन मुझे वहाँ पे घर खरीदना था, मुझे वहाँ पे एक जॉब करनी थी ताकि मैं वहाँ परमानेंटली सेटल हो जाऊँ, ग्रीन कार्ड सब कुछ था। तो वहाँ मुझे दिक्कत आ जाती थी, मुझे बेस्ट टू बेस्ट हाई प्रोफाइल जॉब्स के लिए कंसिडर किया जाता था, लेकिन शॉर्टलिस्ट भी होती थी, लेकिन बाद में जब वो गूगल करते थे तो ये सारे कचरे निकलते थे। अच्छा। 2008 के। अच्छा। मैं इंडस्ट्री मैंने छोड़ दिया है, मैं हरकत ही यहाँ पे कोई कर नहीं रही हूँ, लेकिन कोई था जो उस पुरानी चीज़ को बार बार घसीट कर, मेरा नाम बार बार उस चीज़ में घसीट कर अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, अपने आप को न्यूज़ में रखने के लिए वो करता गया। तो मुझे एक ना एक दिन तो अपनी सफाई देनी थी। उस वक्त मैं यंग थी, मैं नई थी, मुझे आया नहीं चीज़ों को संभालना, किसी ने साथ नहीं दिया, पुलिस वगैरह ने, पब्लिक में साथ नहीं दिया, पुलिस का मैटर कुछ ठीक से हुआ नहीं, धमकियाँ वमकियाँ सब हो गई, साइकोलॉजिकल डैमेज था, मैंने काम भी नहीं किया, तो मैं और दूर हट गई इंडस्ट्री के लोगों से। जब मैं अमेरिका से वापस आई तो तब तक मी टू मूवमेंट हो चुका था अमेरिका में। हाँ, यहाँ पे होना बाकी तो क्या था। आपने सोचा था कि आप इंडिया में शुरुआत करेंगे इसकी? नहीं, ऐसा कुछ भी सोच के नहीं आई थी। सोचा। मैं एक्चुअली, मेरा पर्सनल लाइफ का कुछ मैटर आगे बढ़ रहा था उस 2018 में। मेरा ग्रीन कार्ड आ चुका था और मैं एक्चुअली जब मैंने देखा कि ये जॉब वॉब का मेरा कुछ ठीक मतलब हो नहीं रहा है, तो मेरे ही फ्रेंड्स ने मुझे, वहाँ के जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम शादी कर लो, हमारा ग्रीन कार्ड तो है, तुम इवेंट्स भी करती हो, यू आर सेटल्ड, तुम हमारे बीच में रह जाओ। मेरे जो अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, जान पहचान के हैं, दे नेवर वांटेड मी टू कम बैक टू इंडिया। वो चाहते थे कि उनकी कम्युनिटी में किसी अच्छे खानदान के लड़के से, NRI लड़के से मेरी शादी वो करवा देंगे और मैं वहाँ सेटल हो जाऊँगी। तो वैसी कुछ चीज़ें चल रही थी, अरेंज मैरिज का आप कह सकते हैं उसको, उस तरह का कुछ माहौल चल रहा था। तो मैं इंडिया आई थी एक्चुअली अपने पेरेंट्स को सरप्राइज़ देने के लिए कि मैं ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई क्योंकि चीज़ें बिखर गई, हुई नहीं। तो मैं इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन थोड़ा सा मैं ऊपर से बताऊंगी विदाउट गेटिंग पीपल इन्वॉल्व। ओके। वैसा कुछ हो रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं इंडिया आती हूँ, पेरेंट्स को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करती हूँ। और मैंने मम्मी से बात भी छेड़ी थी। मम्मी ने मेरे को पूछा था कि बेटा शादी का क्या प्लान है, तो मैंने बोला था कि हाँ मैं सोच रही हूँ, क्योंकि प्लान ये था कि 2018 दिसंबर में जहाँ पे चीज़ें हो रही थी वो लोग आएंगे, एंगेजमेंट होगा और फिर 2019 में शादी का कुछ प्लान बनेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आई तो इंटरव्यूज़ कुछ करते करते ये पुरानी बात निकली 2008 की और मी टू मूवमेंट शुरू हो गया। अच्छा। पुरानी बात निकली और बात से बात निकली तो लोगों ने जोड़ दिया उन दोनों मी टू से, क्योंकि वो वैसा ही मुद्दा था 2008 का, तो जोड़ दिया। तो मैंने भी इंटरव्यूज़ कर दिए कि हाँ ठीक है, मुझे नहीं लगा था कि इससे वापस से मेरे पर्सनल लाइफ पे असर पड़ेगा। मी टू मूवमेंट शुरू हुआ, मैं सब जगह इंटरव्यूज़ देने लगी, सारी चीज़ें अच्छी हुई, जन कल्याण का काम हुआ और लेडीज़ सामने आई। इंडिया में इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही एक अलग सा माहौल होता था, लड़कियां डरती थी बोलने में, कंप्लेन करने में, तो ये सब चीज़ें खुली। कल्याणकारी काम तो बहुत हुआ, लेकिन मेरी लाइफ को एक और नुकसान हो गया। वो जो मेरी शादी की बातचीत जो हो रही थी ना, एक मामला आगे बढ़, सगाई के लिए ही आया। हाँ, सगाई के मतलब वो आते सगाई के लिए, तो वो आया नहीं। अच्छा। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, और डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी, कि बहुत सारा गंद मच गया था यहाँ पे। मी टू के टाइम पे भी बहुत सारे कैरेक्टर्स लोग आके गंदे गंदे एलिगेशंस लगाने लगे। कहने लगे थे कि तनुश्री को क्या ज़रूरत है यहाँ पे आके बोलने की, अभी बॉलीवुड छोड़ चुकी थी तो नहीं बोलना था, इतने सालों बाद बोलने का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें लोग बोलने लगे। वो लोग तो बोलेंगे, लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं एक अवार्ड फंक्शन में गई थी और वहाँ पे किसी ने मुझे पूछा था कि आपका जो 2008 का एपिसोड हुआ था, मैटर हुआ था, वो भी तो मी टू जैसा ही मैटर था,
मी टू मूवमेंट इंडिया में क्यों नहीं हुआ है। तो तब मैंने बोला था कि हाँ, मेरा भी 2008 का मैटर वही था, तो पुलिस एक्शन लेगी, लोग सपोर्ट करेंगे तभी मूवमेंट्स होते हैं। तो वहाँ से पब्लिकेशंस ने पिकअप कर लिया और सबने फिर उसको एक मूवमेंट बना दिया। और जब मूवमेंट हो रहा है तो मैं कौन होती हूँ उसको रोकने की, जब हो रहा है और मेरे मुद्दे को लेकर एसोसिएट करके हो रहा है, तो मैंने भी सोचा कि चलो मेरा नहीं तो किसी और का फायदा हो जाएगा। कल को एटलीस्ट कोई आदमी 2 बार सोचेगा ना। पहले तो कैसा लड़कियां कुछ बोलती नहीं थी, जेन्युइन जो विक्टिम्स होती थी। मीटू मूवमेंट के बाद एटलीस्ट बंदे में डर तो रहेगा कि आज मैं कुछ उसको करके निकल जाऊंगा, छेड़ के निकल जाऊंगा या कोई गलत हरकत करूंगा तो हो सकता है वो सामने आके बोले। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर भगवान मुझे जरिया बनाकर कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं इस देश में तो करने देते हैं। उसमें भी फिर धमकियां आ रहे थे, सेम ड्रामा जो 2008 में हुआ मेरे साथ 2018 में फिर से हुआ और गंदा ड्रामा हुआ। तो खैर वो मैरिज वाला जो मैटर जो कुछ डेवलप हो रहा था वो ये हो गया। आई फेल्ट वेरी बैड, बट मैंने उसको भी पॉजिटिवली लिया कि शायद यहाँ नहीं होनी थी। मैं मानती हूँ कि जन्म, मृत्यु और शादी ये तीनों चीज़ें हम ऊपर से लिखवा के लाते हैं, वो भगवान लिख के लाते हैं। करेक्ट। और शायद अगर हो भी जाती तो शायद मैं खुश नहीं रहती। यू नो व्हाट आई मीन। मैंने बोला कि ठीक है, जहाँ होनी होगी, जब होनी होगी, अगर होनी है तो तब होगी। तो मैंने उस मैटर को भी जाने दिया और मुझे यूएस वापस जाना था 2018 के बाद, क्योंकि मेरा ग्रीन कार्ड है और कुछ काम के सिलसिले में वापस गई। फिर 2020 में पैंडेमिक हो गया। किसी हीरोइन ने आपको कॉल करके सपोर्ट नहीं किया? नहीं, वो नहीं करता है। किसी ने भी आपको पीछे से बैक में भी नहीं, कोई नहीं, किसी ने कॉल नहीं किया? वो नहीं करते क्योंकि उनको नहीं पढ़ना होता है इन सब चीज़ों में। वो भी घाट का पानी पी के वो भी सब देख लिए होता है इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं कि दूसरी एक्ट्रेसेस या जो टॉप पर है उन्होंने इस तरह के नेगेटिव इंसिडेंसेस झेले नहीं हैं। लेकिन क्या होता है कि आप झेल कर एक मुकाम पर पहुंच जाते हो ना, एक तो आप बहुत बिजी रहते हो, यू डोंट हैव टाइम टू गेट इनटू अदर पीपल्स कंट्रोवर्सीज। एंड दूसरी चीज़, इंसान जब एक मुकाम पर पहुंच जाता है वो अपने आसपास पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर लेता है। अब वो दूसरे की नेगेटिविटी में नहीं पड़ना चाहता है। हालांकि अच्छा ये होता कि वो करते मुझे अगर सपोर्ट, तो मुझे थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती। लेकिन लोग नहीं करते हैं। हाँ, इनकलाब 1 या 2 लोग ही लाते हैं दुनिया में जिनको भगवान इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारे नहीं जुड़ते हैं। अगर जुड़ जाए तो अच्छा है। मीटू के टाइम पे कुछ लोग आए थे, सपोर्ट किया था, ऐसा नहीं सब ने नहीं किया। कुछ लोग आए थे, उन्होंने मीडिया में सपोर्ट किया था। 2020 में 2020 के बिगिनिंग जनवरी या दिसंबर 2020 में एक बड़ा ही वियर्ड हादसा मेरे साथ हुआ। हादसा नहीं हुआ, मतलब हादसा होने वाला था। कुछ गुंडे टाइप के लोग ना मुझे धोखे से कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। फिल्म का झांसा देकर, और भी कुछ लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया था। मेरा तो कभी ऐसे अंडरवर्ल्ड टाइप के लोगों से पाला ही नहीं पड़ा। मैं तो जानती ही नहीं हूँ गुंडे क्या होते, क्या करते हैं। लेकिन डिटेल में नहीं बताऊंगी, शॉर्ट में बताऊंगी। किसी को सुपारी दी गई थी कि मुझे हटा दे रास्ते से। अच्छा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये नाम फाउंडेशन जो है नामा पाटेकर का, उस पर मैंने एक इंटरव्यू दे दिया था। अच्छा। मैंने कुछ स्टेटमेंट नहीं किए थे, मैंने सवाल पूछे थे कि आप लोगों ने, पब्लिक ने, मीडिया में एक छवि तैयार की है कि ये सोशल वर्क करता है, क्या वर्क करता है, कोई प्रूफ है इसके काम का? बोलने को तो मैं भी छाप सकती हूँ, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, लेकिन रियलिटी जानकर। तो मैंने क्वेश्चन पूछे थे कि ये फाउंडेशन क्या करता है, इनका क्या काम है, इनके क्या प्रूफ्स है, पैसे कहाँ जाते हैं, इतने करोड़ों रुपए आते हैं तो जाते कहाँ हैं। बस एक क्वेश्चंस पूछे थे। उस पर उन लोगों ने डिफेमेशन केस तो डाला, लेकिन उनको पता था कि डिफेमेशन केस बहुत वीक है, हार जाएंगे। जो ही हुआ, उन्होंने मीडिया में अनाउंस कर दिया कि डिफेमेशन केस डाला है तनुश्री पे, लेकिन 2.5 साल बाद उन्होंने एक्चुअल केस डाला। अच्छा। अनाउंस किया 2020 में, नोटिस भेजा मुझे 2020 में, लेकिन वो नोटिस लॉयर का नोटिस था। लेकिन कोर्ट में जाके केस ही नहीं डाला, क्योंकि उनको पता है कि केस में दम नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा सोच के मैं बोलती हूँ, मैं मिस इंडिया रही हूँ। मुझे किसी को अगर ताने भी मारने हैं ना, तो मैं हमेशा सोच के बोलूँगी कि मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं जाएगा। तो दे रियलाइज्ड कि डेफेमेशन का हम हवा क्रिएट कर सकते हैं, हमें एक माहौल बना सकते हैं कि डेफेमेशन, लेकिन उन्होंने कोर्ट में केस डाला ही नहीं था। अच्छा। कोर्ट में उन्होंने 2022 में डाला। अच्छा। जब मैंने ये मुद्दा उठाया 2021 में कि कहाँ गया तुम्हारा डेफेमेशन केस, मुद्दा ही नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। तो उन्होंने नोटिस भेजा लॉयर का
जनवरी में मुझे डेफेमेशन का कोर्ट में कुछ हरकत नहीं करी, और 2020 में मेरे ऊपर लाइफ थ्रेट्स शुरू हो गए। अच्छा। सो 2020, 2021 एंड 2022 अजीब अजीब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। मेरा एक्सीडेंट हुआ उज्जैन में। यस। 2 बार मेरी व्हीकल के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैं यूज़ कर रही थी, जो वेटिंग में था, उसके ब्रेक और क्लच काटे गए। क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ अपनी साधना के लिए, पिलग्रिमेज वगैरह जाती हूँ, तो कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे फॉलो किया जा रहा है। मैं कहाँ रुक रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, आ रही हूँ, लोग फॉलो कर रहे हैं और खबर भेज रहे हैं। मेरे प्रोजेक्ट्स 2020 में आने के बाद मेरे कुछ आध प्रोजेक्ट्स मैंने साइन किए थे, बातचीत चल रही थी, सारी चीज़ों की खबर रहती थी, और वहाँ जा जाकर प्रोजेक्ट्स को ख़राब करना। घर के अंदर मेरे एक मेड को प्लांट किया गया। अच्छा। मेरी हेल्थ हमेशा से बहुत टिप टॉप रही है, आई एम वेरी एनर्जेटिक। मैं योगा वगैरह ध्यान में हूँ, वर्कआउट करती हूँ। तो 2020 में क्योंकि मैं वापस आ गई थी इंडिया, उसकी भी एक कहानी है। मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल रही थी, क्योंकि 2018 में मैंने सारा मैटर क्लियर कर दिया। उसके बाद मुझे अमेरिका जब वापस गई तो मुझे जॉब की प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे अच्छे अच्छे जॉब्स ऑफर हो रहे थे। अब मेरा इवेंट्स भी चल रहा था, लेकिन 2020 में पैंडेमिक हो गया तो इवेंट्स बंद हो गए। लेकिन मुझे एक बहुत प्रेस्टिजियस, हाई पेइंग, ऑनरेबल जॉब आईटी सेक्टर में मुझे मिल रहा था। लेकिन यहाँ से मुझे ऑफर्स आ रहे थे फिल्मों के, साउथ, ये वो। तो मैंने सोचा कि वो अगर जॉब ले लूँगी तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और ये सब छूट जाएगा। तो मैंने बोला इंडिया जाती हूँ, मेरा मंदिर का जो ये साधना है ये यहाँ पे होता है, मुझे बहुत लगाव है इंडिया से, और बॉलीवुड के ऑफर्स आ रहे थे, तो मैं वहाँ वापस आ गई। 2020 में वापस आने के बाद जो मेरी लाइफ जहन्नुम बनी। अच्छा। यहाँ पे एक साइड से लोग फिल्में ऑफर कर रहे थे, मैं फिल्में साइन कर रही थी, प्रोजेक्ट्स हाँ बोल रही थी, पीछे से कोई जाके मेरे सारे काम बिगाड़ रहा था, और गलत गलत झूठ बोलकर, ऐसी कोई बातें करके जिससे सामने वाले के माइंड में डाउट डाल दो मेरे बारे में। क्या मैनिपुलेशन कर रहे थे पता नहीं, कहीं धमकियाँ देकर, कहीं पे झूठ बोलकर। दूसरी चीज़ हो रही थी कि मैं जहाँ जहाँ जा रही थी मुझे मतलब फॉलो किया जा रहा था, मेरे ब्रेक्स काटे जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ। घर के अंदर एक मेड आ गई जो पानी में या खाने में क्या मिला रही थी पता नहीं, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि आई थॉट आई विल डाई। मतलब मेरी हेल्थ यहाँ से कम्प्लीटली इट क्रैश्ड। आई वॉज ऑलवेज स्लीपिंग 12-12 घंटे, आई एम सडनली स्लीपिंग। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। आई एम माई माइंड वॉज लाइक एवरीथिंग वॉज जस्ट क्रैशिंग। उस वक्त तक मैं सिर्फ एक भक्त थी, आई वॉज जस्ट अ डिवोटी ऑफ गॉड, क्योंकि मैंने इतने धर्मों की स्टडीज़ की, रिलीजन में मैं इन्वॉल्व होकर एक कनेक्शन मेरा बैठाया था। लेकिन 2020 के बाद जो मेरे साथ चीज़ें होने लगी, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ज़िंदा अगर रहना है ना तो मुझे आध्यात्म में ही और गहरा जाना पड़ेगा, क्योंकि ये शैतानी लोग हैं, दे वॉन्ट टू टेक मी आउट। मैंने उस नाम फाउंडेशन के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर दिया, मर्डर अटेम्प्ट्स होने लगे मेरे ऊपर। तो मुझे लगा कि ऐसा क्या काम करती है वो फाउंडेशन कि उसके ऊपर एक सवाल पूछ लिया कि आपके पैसे कहाँ जाते हैं। सवाल ही पूछा, हर किसी को संविधान ने हक दिया है कि हम सवाल पूछे। एक फाउंडेशन है, करोड़ों रुपए लेते हैं कॉरपोरेट से, गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं, पब्लिक से पैसे लेते हैं, तो मुझे हक नहीं है सवाल पूछने का। हर किसी को हक है कि पैसों का करते क्या हो। आपने इतनी अनाउंसमेंट करी, फार्मर ये वो, लेकिन फार्मर तो अभी भी सुसाइड कर रहे हैं। आपने बोला आप घर बनाओगे किसी गांव में, कहाँ गए वो घर। आपने बोला मिलिट्री के लिए आप कुछ करोगे, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये सवाल पूछने के बाद मेरे ऊपर गुंडे छोड़ दिया, अटेम्प्ट्स हुए। घर के अंदर मेड आके पानी में क्या मिला के जाती थी, 12 घंटे सो रही हूँ, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, पूरा शरीर टूट रहा है। आई लिटरली फेल्ट खुशबू लाइक मेरा अंतकाल आ गया है, आई एम गोना डाई, आई न्यू इट, आई वाज गोना डाई। तनुश्री, आपका करियर बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन इस बीच जो कुछ हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। वो अगर नहीं होता तो क्या आप मानती हैं कि आप भी एक टॉप एक्ट्रेस थी, आज इंडस्ट्री में काम कर रही होती? बिल्कुल, ज़रूर। मेरे सितारे बहुत बुलंद थे और मेरा नाम, मेरी रेपुटेशन, लोग मुझे बहुत पसंद करते थे, ना सिर्फ पब्लिक बट इंडस्ट्री के लोग भी। मैं ज़्यादा मीडिया में, मेरा चहल पहल शायद मैं ज़्यादा आती नहीं थी, बिकॉज आई वॉज वेरी इंट्रोवर्टेड। रियल लाइफ में मैं काफ़ी शाय और इंट्रोवर्टेड हूँ, लेकिन मेरी स्क्रीन प्रेजेंस और मेरी मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छी थी और अच्छा जा रहा था। बस उस एक
मेरी एक गलती थी कि एक डिफ़िकल्ट और सेंसिटिव टाइम पर मैंने गलत लोगों के साथ मैं जुड़ गई, गलत लोगों के साथ काम कर लिया, उन्होंने परेशान करके सारी चीज़ें ख़राब कर दी। मैं बहुत यंग थी, तो इंटरनली भी मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, और एक प्रवाह में मैंने बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि कभी लेट नहीं हुआ होता है। जैसे कि 2020 में आने के बाद मुझे आए फिल्मों के ऑफर्स, मैंने किए भी, फिर भी मेरे दुश्मनों ने बहुत सारी चीज़ें ख़राब की। जैसे कि मैंने कहा, मेरे पे थ्रेट्स और गुंडे छोड़ दिए थे, और बहुत मेरे नाम की सुपारी दी गई थी किसी को, जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया था, जो उसकी वजह से मैं बहुत केयरफुल हो गई हूँ अब। लेकिन एवरी क्लाउड एज अ सिल्वर लाइनिंग, मेरी साधना बहुत गहरी हो गई। मैं मानती हूँ कि अगर मैं चाहूँ कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में वापस से काम करूँ तो पब्लिक भी मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, और इंडस्ट्री वाले वैसे भी मेरे बारे में बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, और अगर भगवान की इच्छा होगी और अगर एक माहौल अगर तैयार होना होगा तो वो भी हो सकता है। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। वो इंसिडेंट 20 साल पुराना है और इस बीच इंडस्ट्री में बहुत चेंज आया है, और आज कुछ भी गलत होता है लोग आवाज़ उठाते हैं, सोशल मीडिया है, इंस्टा पे तुरंत पोस्ट डालते हैं, कैमरास हैं जगह जगह, रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, तो आपको आवाज़ देने के प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या हम तनुश्री दत्ता को आने वाले टाइम में किसी फिल्म OTT पर देखेंगे? इसका जवाब देना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होगा क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि पिछले 12 साल में बाय डिफ़ॉल्ट मेरी लाइफ का प्रवाह, उसकी धारा और उसकी दिशा बहुत बदल गई है। अध्यात्म में मैंने कभी सुकून पाने के लिए, कभी अपने आप को संभालने के लिए, तो कभी जिंदा रहने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मैंने अध्यात्म का रुख किया, और समहाउ लीला ही ऐसी हुई कि मैं उसी में और गहरे चली गई। अच्छा। तो आज OTT का मुझे नहीं पता, बिकॉज OTT में 70-80 दिन बहुत लंबा टाइम देना पड़ता है शूटिंग्स के लिए। फिल्में कर सकती हूँ क्योंकि फिल्में आज भी 20-25 दिन में, 30 दिन में शूट कंप्लीट हो जाती है। म्यूज़िक वीडियोस में मुझे इंटरेस्ट है क्योंकि और कम दिनों में उसकी शूटिंग कंप्लीट हो जाती है। एंड थोड़े बहुत क्रिएटिव काम मैं कर सकती हूँ। मेरी इच्छा है कि एटलीस्ट शुरुआत, क्योंकि इंडस्ट्री बदल गई है, बहुत नए लोग आ चुके हैं, पुराने लोग भी हैं, मैं ना थोड़ा सा हल्के कदम रखना चाहती हूँ। मैं स्टार्टिंग से एक प्रोजेक्ट में कूद नहीं जाना चाहती हूँ जिसमें मेरा बहुत वक्त चला जाए। मेरी दिल की इच्छा है कि मैं सभी लोगों के साथ काम करूँ इंडस्ट्री में, और थोड़े दिन काम करूँ ताकि वो मुझे परख सकें और मैं उनको परख सकूं। तो अगर कोई गेस्ट अपीयरेंस होता है या कोई गाना होता है, कोई स्पेशल अपीयरेंस होता है, दैट वुड बी एन आइडियल सिचुएशन फॉर मी, क्योंकि आप समझ सकते हैं 12 साल में मैं साधना में रही हूँ, मैं शूटिंग में नहीं हूँ। तो क्या अभी भी आपका दिन स्पिरिचुअलिटी में ही बीतता है? मेरी लाइफस्टाइल ही वो हो चुकी है। अच्छा। मेरी लाइफस्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट, मैं सुबह उठती हूँ और नहाने के बाद मेरा वही जाप, क्रिया, जो भी साधना की चीज़ें हैं, और मंदिर के कहीं पे गई हूँ तो मंदिर जाना आना, मल्टीपल टाइम्स जाना आना, तो वो एक लाइफस्टाइल मेरी सेट हो गई है। खैर उसका प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो आई कैन ऑलवेज टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वो जो फिल्म सेट का माहौल है ना, वो काफ़ी टाइम हो गया है मुझे उस माहौल में गए हुए। तो मैं आई वांट टू टेस्ट द वाटर्स। मैं अचानक से एक प्रोजेक्ट कमिट करके उसमें कूद जाऊंगी, वो मुझे उतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा है। धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेना चाहती हूँ। हालांकि मैंने फिल्में साइन भी की थी, वो लंदन में शूट होने वाली थी, तो वो थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था कि लंदन में कौन सी फिल्में थी? क्या वो फिल्में किसी और को लेकर बनी? नहीं, अभी तक बनी नहीं है। वो एक नए डायरेक्टर की फिल्म थी जिसने 2-3 फिल्में बनाई हैं, और उसने मुझे अप्रोच किया अपने प्रोजेक्ट को लेकर। वो वुमन सेंट्रिक फिल्म होती, और दे वर टेकिंग 2 हीरोज फ्रॉम टेलीविजन, जिनका थोड़ा नाम है, लेकिन प्रोजेक्ट मेरे शोल्डर पे ही। तो अभी कैसा हो रहा है कि बहुत सारे फाइनेंसर्स और प्रोड्यूसर्स हैं जो एक छोटे बजट में फिल्म बनाना चाहते हैं, जिनके पास 100-200 करोड़ नहीं है, 20-25 करोड़ भी नहीं है, वो 7 से 10-15 करोड़ में एक फिल्म बनाना चाहते हैं, या 5 से 7 करोड़ में वुमन सेंट्रिक फिल्म, जिसमें ऐसे किसी एक्टर को लेना, स्टार को लेना जिनका थोड़ा नाम है, एट द सेम टाइम वो स्क्रिप्ट देखकर शायद पिक्चर कर ले। तो उस तरह के लोग मेरे पास आ रहे हैं। तो मैंने वैसी 2-4 फिल्में ग्रीन लाइट की है। अच्छा। तो एक फिल्म, क्योंकि 2021 में मैंने साइन की थी,
तो कुछ पेंडेमिक की वजह से फाइनेंस का थोड़ा सा उसमें इशू हो गया था, तो वो रुकी हुई है। और बाकी जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं वो किसी प्रोडक्शन हाउस ने अप्रूव कर चुके हैं, लेकिन उनका बैकलॉग चल रहा है। तो वो बैकलॉग क्लियर होगा तो फिर इस प्रोजेक्ट में वो अपना टाइम, एफर्ट और रिसोर्स डालेंगे। तो आ रही है चीज़ें। रियलिटी शोज़ के तो हमेशा आते रहते हैं, मैं मना करती रहती हूँ, वो मुझसे नहीं होगा। इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो कुछ ना कुछ ऑफर मुझे देते रहते हैं। टेलीविज़न के तो मुझे हमेशा से आते हैं, बट लाइक आई सेड, मैं उतनी लंबी कमिटमेंट मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे बेबी स्टेप्स लेना है, यू नो, एंड देन धीरे धीरे आई विल गेट कंफर्टेबल। मैं चूज़ भी करूँगी अब लोगों को। आई डोंट वांट टू इम्पोज माई सेल्फ ऑन एनीबडी। जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझ पे भरोसा करते हैं, जो मुझसे इज्जत से, प्यार से काम करवा पाएंगे, मैं उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। मुझे आज, मेरे में ना तब था ना आज है एम्बिशन। आई हैव नेवर बीन एन एम्बिशियस पर्सन कि मुझे टॉप स्टार बनना है। शायद हो जाती तो अच्छा होता। मैं इस नाना पाटेकर के साथ काम ही नहीं करती। बड़े स्टार्स का सोचती मैं कि बड़े स्टार्स के साथ काम करूँगी। तो मेरी लैक ऑफ एम्बिशन ने मुझे एक जगह तो बहुत नुकसान करा दिया। बट अब मैं समझदारी से काम लेना चाहती हूँ। मैं वैसे लोगों के साथ काम करूँगी जो अच्छे हैं, शालीन हैं, वाइब अच्छी है, पॉजिटिव वाइब है, भक्त है, वो भी भगवान से जुड़े हैं। क्योंकि कुछ लोग ना जब ग्रीडी हो जाते हैं ना, ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, तो सामने का नहीं सोचते हैं। बहुत अच्छी बात कही है आपने। वो सामने वाले का नहीं सोचते हैं, वो आपके ऊपर चढ़ के वो और ऊपर जाना चाहेंगे, आपको नष्ट करके वो अपना कुछ फ़ायदा करना चाहेंगे। मुझे वैसे लोगों के साथ काम नहीं करना। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना जो भरोसा रखते हैं भगवान पे कि हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। और मैं तो गुड लक चार्म हूँ। मैं हमेशा से इंडस्ट्री में गुड लक चार्म रही हूँ। छोटी छोटी फिल्में, जैसे मैंने कहा आशिक बना की फिल्म की स्टोरी में कुछ नहीं था, गाने हिट हो गए, फिल्म क्या पागलों जैसी हिट हो गई। तो मेरी सारी फिल्में, बहुत सारी फिल्में आप देखेंगे, स्टोरी उटपटांग कुछ है नहीं है, एवरेज सी है। मैंने दावा नहीं किया है कि मैंने कोई मास्टरपीसेस किए हैं। मैंने कभी दावा नहीं किया है कि मैं बहुत बड़े हाई लेवल की कोई टैलेंटेड एक्ट्रेस हूँ। भगवान ने मुझे थोड़ा टैलेंट दिया, थोड़ा लुक्स दिया, थोड़ा सब कुछ दिया, लेकिन भर भर के ना कृपा दी है, ब्लेसिंग्स दी है कि मैं जिस चीज़ में मैं हाथ डालती हूँ मुझे उसमें सक्सेस मिलती है। मेरे आसपास के जो लोग मुझसे जुड़ते हैं सबका कल्याण हो जाता है। तनुश्री, वी वांट यू टू कम बैक। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि यंग लड़कियाँ या यंग जनरेशन के जो बच्चे बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगी? मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि जीवन में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। शायद मैंने जब बॉलीवुड में एंटर किया था ना, कि मेरा लक्ष्य सेट नहीं था। मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स मेरा एम्बिशन था, लक्ष्य था। उसके बाद मैं दिशाहीन थी। बॉलीवुड के ऑफर्स आए तो मैं करती गई। अगर दिशा होती, अगर एक एम्बिशन रखा होता कि टॉप स्टार बनना है, तो कुछ लोगों के साथ मैं काम ही नहीं करती। चाहे मेरा दिल टूटा हुआ हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे मैं जो भी मेरे रीजंस थे कि मुझे बिजी रहना था काम, वो रीजंस मैटर नहीं करते हैं। क्योंकि जब आपका लक्ष्य होता है ना कि मुझे यहाँ पहुँचना है, आप करेक्ट डिसीजंस लेते हो हमेशा। वो एक चीज़ हमेशा जीवन में लक्ष्य रखो, वो आपको पर्पस देगा लाइफ में। आप दिशाहीन होते हो ना, तो बहुत लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। बहुत लोग आपकी जो नॉर्मल दिशा चल रही है उसको भी दिशा बदल सकते हैं अपने फ़ायदे को सूट करने के लिए। दूसरी चीज़, कभी भी ओवर एम्बिशियस होके खुद को हानि मत पहुंचाना। दुनिया रहती है आपको ये बोलने के लिए कि अरे ये तो नॉर्मल है, अरे ये तो करना पड़ता है, ये तो नॉर्मल है। कुछ नॉर्मल नहीं है। दुनिया वैसी ही होगी जैसा आप उसको बनाएंगे। आज की डेट में 21st सेंचुरी में हर इंसान को अपनी अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए, दूसरों की मत सुनिए। क्योंकि उनके माइंड में कोई मैनिपुलेशन हो सकता है। शायद वो आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, शायद उनका कुछ फ़ायदा या वासना या कुछ है। तो भगवान से जुड़े रहने का एक फ़ायदा होता है। हम सोचते हैं भगवान क्या नहीं, भगवान से जुड़ना मतलब अपनी अंतरात्मा से जुड़ना। आप अपनी ही अंतरात्मा की आवाज़ को क्लियरली सुन पाते हैं जब आप अध्यात्म में होते हैं और इन सब चीज़ों में होते हैं। तो कोई एक स्पिरिचुअल पाथ पकड़ के हल्का फुल्का, जो भी छोटा बड़ा मंदिर कुछ भी, या कोई भी धर्म, थोड़ा सा कुछ पकड़ के रखना चाहिए। क्योंकि वो आपको ना स्ट्रेंथ भी देती है और आपकी अंतरात्मा को ना उसकी सिग्नल कैचिंग को थोड़ा क्लियर रखती है। तो दुनिया के लोगों के ढकोसले में कभी मत आना। वो दुनिया आपको कभी देगी नहीं, वो आपसे सिर्फ लेने की कोशिश करेगी। और तीसरी चीज़, बिलीव दैट
बहुत लोग हैं ना, आप लोगों की बात सुन के हम अपना कैरेक्टर बदल देते हैं। ऐसा कभी मत करना। हमको डिसाइड करना है कि हमको कैसे जीना है दुनिया में, हमको कैसे फंक्शन करना है, अगर कुछ प्राप्त भी करना है तो कैसे प्राप्त करना है हम डिसाइड करेंगे। हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम ये सारे साइड कैरेक्टर्स को, सारी नेगेटिव चीज़ों को, सारी दुनिया अगर उल्टी बह रही है तो हमको उल्टा नहीं बहना है। हम फिर भी अपने आप को फोकस रख के ना हम अपने लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। तो अपने कैरेक्टर को कभी मत चेंज करिए दुनिया को सूट करने के लिए, क्योंकि वो आपको क्षण भर में उठाएगी और क्षण भर में आपको फेंक भी देगी। जिस दिन आप हिले डुले हो गए ना कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, दुनिया आपको इस डायरेक्शन में लेके जाएगी, थप्पड़े मारेगी, उस डायरेक्शन में थप्पड़े। आप जिस दिन स्थिर हो गए कि मेरी वैल्यूज़ ये हैं, मेरा माइंडसेट ये है, मुझे ऐसे जीना है, ऐसे खाना है, ऐसे रहना है, अच्छा बुरा जो भी है मेरी लाइफ है, मुझे अपने तरीके से जीनी है, अपनी विजडम से, अपनी इंट्यूशन से, उस दिन नोबडी कैन टेक एडवांटेज ऑफ यू, नोबडी कैन डिस्ट्रॉय यू। अगर थोड़ा बहुत उन्होंने डिस्ट्रक्शन कर भी दिया हो आपके साथ, आप वापस अपने आप को जोड़ सकोगे। तो मैंने बहुत सारी बातें करी हैं, बहुत सारे अप्स डाउन्स हुए हैं मेरे लाइफ में, लेकिन उसके अलावा आई एम नॉट फिनिश्ड, आई एम स्टिल नॉट फिनिश्ड। मैं यहाँ हूँ और मैं आगे बढ़ूँगी, और अब तो मैं आध्यात्म और मीडिया दोनों फील्ड को लेके आगे बढ़ूँगी, क्योंकि अब मेरे पास डबल स्ट्रेंथ है। मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगी, मैं उस मीडिया फील्ड को भी नहीं छोड़ूंगी। अच्छे मौके आएंगे एंड एक अच्छा ही होगा मेरे साथ, यू नो। देयर इज़ अ रियलिटी ऑफ डिवाइन एग्जिस्टेंस, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत अच्छे अचीवमेंट्स भी हुए हैं, बहुत यंग लाइफ में, और यंग एज में बहुत नेगेटिव चीज़ें भी हुई हैं। इन सारी चीज़ों से, और दुनिया का रवैया कभी बहुत अच्छा भी मैंने देखा है, कभी ख़राब भी देखा है। इन सारी चीज़ों से मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि एक रियलिटी है स्थिर, जो कभी नहीं बदलती। और हम इंसानों को ना स्थिरता की ज़रूरत होती है। हम उस स्थिरता को दुनिया में ढूंढते हैं, किसी इंसान में ढूंढते हैं, हम अपने काम में ढूंढते हैं, हम अपने माहौल में ढूंढते हैं, लेकिन एक टाइम जीवन में आता है जब आपको वो स्थिरता बाहर कहीं नहीं मिलती है, ना इंसानों में मिलती है, क्योंकि आज साथ में है, कल नहीं है, आज दोस्त है, कल नहीं है, आपकी पोजीशन अप है तो सब है, डाउन है तो कोई नहीं है, ऐसा सब मैंने देखा। फिर आप माहौल में स्थिरता ढूंढते हैं। जब गुंडे पीछे पड़ गए हैं, दुश्मन पीछे पड़, आपका माहौल भी अस्थिर हो जाता है। कभी कभार तो आपका खुद का माइंड अस्थिर हो जाता है जब आपने इतनी नेगेटिविटी देख ली है। तो स्थिरता को अगर आप इस सृष्टि में ढूंढोगे ना, तो आप हमेशा अस्थिर रहोगे। तो स्पिरिचुअलिटी, गॉड और इन सब चीज़ों का मुद्दा ही ये है कि आप उस स्थिरता को, जो हमारी इंसान की एक बेसिक नीड है, आप उस स्थिरता को उस डिवाइन रियलिटी में, चाहे आपका कोई भगवान हो या डेटी हो या कोई धर्म हो, आप उसमें पकड़ के आप अपनी स्थिरता को ढूंढे। तो इस दुनिया की सारी चीज़ें आएंगी जाएंगी, कुछ होगा, आप उसको ऐसे झाड़ के फिर आप उसको आगे निकल सकते हो। ये सबसे बेस्ट लगा, ऐसे झाड़ के बस वो जिस दिन आप स्थिर हो गए ना उस चीज़ में, उस स्पिरिचुअलिटी, उस देवता या उस भगवान की, अपने अंतरात्मा को, जिस दिन भगवान सामने प्रत्यक्ष भी है, लेकिन जिस दिन परोक्ष आ जाएगा ना अंदर से, वो ऐसी स्थिरता आएगी कि सच में आप झाड़ के थोड़ा करके आप लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। तब आप लक्ष्य कोई भी हो आपका, चाहे दुनिया में हो या दुनिया के परे हो, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्थिरता की ज़रूरत है। दुनिया में भटक मत जाना और उस जगह पे अपनी स्थिरता को ढूंढ। दुनिया में ढूंढोगे ना स्थिरता, तो ये इसमें स्थिरता नहीं है, बिकॉज ये सारी लीला है। लीला के परे जो है, जो लीला रच रहा है, उसमें आप अपनी स्थिरता ढूंढो, तो फिर इस लीला के थ्रू आप बिल्कुल ही अच्छे से ऐसे झाड़ के पार हो जाओगे। आई लव दिस। तो ये थी हमारे साथ तनुश्री दत्ता, बहुत दिल खोल के इन्होंने हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर की। कह सकते हैं शी इज़ अ ब्यूटी विद ब्रेन, और अभी जो स्पिरिचुअलिटी है उससे ये सबको एनलाइटन कर रही है। मेरी पूरी टीम भी कहीं ना कहीं एनलाइटन महसूस कर रही है। ऑन दिस पॉइंट वी आर साइनिंग ऑफ टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो, और जुड़े रहिए बॉलीवुड ठिकाना से। थैंक यू खुशबू, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो।